রেকর্ডিং এর মেসেজ গেছে, স্ক্রিন শেয়ার আছে। হ্যাঁ ম্যাম। तो देखो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांसफर प्राइसिंग। ठीक है, ट्रांसफर प्राइसिंग जो है इसका कंसेप्ट पहले समझ लेते हैं कि ट्रांसफर प्राइसिंग का कंसेप्ट क्यों आया। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो एक लाइन देखो, इट इज द नोशनल वैल्यू ऑफ गुड्स। ये मेथड हो गया, सॉरी ये तो मेथड हो गया, एक सेकेंड। ये ट्रांसफर प्राइसिंग का कंसेप्ट क्यों है, इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग। ए ट्रांसफर प्राइस इज दैट नोशनल वैल्यू एट विच गुड्स एंड सर्विसेज आर ट्रांसफर्ड बिटवीन डिवीजन इन ए डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है वो हमें पहले पता करना चाहिए, तब हमें ये पता चलेगा कि ट्रांसफर प्राइस क्यों कंसेप्ट आया। तो डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में इतना पता चल रहा है कि ट्रांसफर प्राइस यूज होता है। ठीक है, और ये क्या है, इज दैट नोशनल वैल्यू एट विच गुड्स एंड सर्विसेज आर ट्रांसफर्ड बिटवीन डिवीजन। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि डिसेंट्रलाइज्ड है उसमें उसमें जब गुड्स या सर्विस एक और डिवीजन से दूसरे डिवीजन में ट्रांसफर होता है तो जिस प्राइस में होता है उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर प्राइस। अब एक बार देख लेते हैं कि डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या होता है। देखो, डिसेंट्रलाइज्ड और सेंट्रलाइज्ड। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन दो तरह का हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन दो तरह का हो सकता है। ठीक है, एक हो सकता है सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड और एक हो जाएगा डिसेंट्रलाइज्ड। तो दोनों में फर्क क्या है, जो सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो डिविजन्स रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसमें जो डिविजन्स रहता है उसे हम लोग बोलते हैं कॉस्ट सेंटर। समझाते हैं कि इसे हम लोग बोलते हैं कॉस्ट सेंटर। जैसे मान लो ये हो गया कॉस्ट सेंटर, यहाँ भी लिखते हैं कॉस्ट सेंटर, और अगेन मैंने ये लिख दिया कॉस्ट सेंटर। ठीक है, मतलब ये जस्ट एग्जांपल है, चार से ज्यादा भी हो सकता है। जैसे कि कॉस्ट सेंटर 1 ये हो गया, कॉस्ट सेंटर 2 ये हो गया, कॉस्ट सेंटर 3 ये हो गया, कॉस्ट सेंटर 4। ठीक है, अच्छा अब ये कैसा कैसा कॉस्ट सेंटर हो सकता है। जैसे मान लो ये है हम लोग का, यहाँ पर लिख देते हैं ये है हम लोग का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है। ये वाला है हम लोग का परचेज डिपार्टमेंट सपोज। ये वाला है सपोज, यहाँ पर कर देते हैं मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। और ये है सपोज सेल्स डिपार्टमेंट। तो सेंट्रलाइज्ड पहले समझते हैं, तब समझ में आएगा डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या होता है। सेंट्रलाइज्ड का मतलब होता है कि जहां पर सारा चीज कंट्रोलिंग जो है वो एक ही जगह से हो रहा है। ठीक है, कंट्रोलिंग जो है एक ही जगह से हो रहा है उसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड। कंट्रोलिंग का मतलब क्या करना है, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या फिर जो हेड ऑफिस होता है, बेसिकली वही सारे कॉस्ट सेंटर को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, जैसे हम लोग ब्रांच में ग्रुप 1 में पढ़े थे कि ब्रांच हमारा डिपेंडेंट भी होता है, इंडिपेंडेंट भी होता है। तो ये बेसिकली मान लो कि डिपेंडेंट वाला ब्रांच है। ठीक है, डिपेंडेंट ब्रांच क्या था, जो हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंड होता था। ठीक है, वहां भी हम लोग 3 मेथड देखते थे, एक स्टॉक डेटर होता था, एक डेटर मेथड, एक ट्रेडिंग पीएल मेथड। जहां पर बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग है वहां पर मेथड होता था स्टॉक डेटर, जहां पर थोड़ा कम कंट्रोलिंग है डेटर, और जहां पर बहुत ही कम कंट्रोलिंग है सबसे कम वहां ट्रेडिंग पीएल मेथड होता था। उसी तरह से यहाँ पर भी बोल सकते हो कि सेंट्रलाइज्ड का मतलब होता है ये सारे कॉस्ट सेंटर को कंट्रोल कौन करेगा, एक ही जगह पे कंट्रोल किया जाएगा, दैट इज द ओनर या फिर हेड ऑफिस बोल सकते हैं। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड वे में कंट्रोलिंग किसके हाथ में रहेगा, ओनर या हेड ऑफिस। अब कंट्रोलिंग किस चीज का, जैसे ये लोग क्या करेंगे, सेंट्रलाइज्ड डिपार्टमेंट किसके हाथ में रहेगा, जो बिजनेस का ओनर है या फिर हेड ऑफिस है। ठीक है, अब हेड ऑफिस या ओनर को क्या करना है, इनको बस इंस्ट्रक्शन देना है।
इनको इंस्ट्रक्शन देना है कि काम इस तरह से करो, इसीलिए ये सब एक एक कॉस्ट सेंटर है, ठीक है। मतलब इनको जस्ट ऑर्डर देना है कि तुम्हें ऐसा करना है वैसा करना है, तो ये लोग उस तरह से कैसे प्रोडक्शन करना है बता दिया जाएगा, इनको बस फॉलो करना है। कैसे परचेस करना है बता दिया जाएगा, इनको फॉलो करना है। कैसे मेंटेनेंस करना है बता दिया जाएगा, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को वो फॉलो करना है। सेल्स डिपार्टमेंट को बता दिया जाएगा इस तरह से इस प्राइस में सेल करो, सेल करना है। इनको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इनको बस अपना काम जो दिया जाएगा उसको ठीक तरीके से परफॉर्म करके दिखाना है, ठीक है। और इनका फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहता है, इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी तो समझ में आ गया, ऊपर से जो भी इंस्ट्रक्शन आएगा उसको फॉलो करना। और यहाँ पर जो हेड ऑफिस या फिर जो ओनर है उनका काम क्या है, उनका बहुत सारा काम है। उनको रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा उनको सोचना है, प्रॉफिट कैसे जनरेट होगा वो भी उनको सोचना है, कितना इन्वेस्टमेंट करे कहाँ से करे वो भी उनको सोचना है, ठीक है। तो सारा का सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सब जो है ओनर या फिर हेड ऑफिस के पास आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सेंट्रलाइज्ड में क्या होगा, सेंट्रलाइज्ड में इनको सिर्फ ऑर्डर मिलेगा काम करने का, इनको ऑर्डर करना है, रिसोर्सेज भी हेड ऑफिस को ही इनको देना है, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे जो है कॉस्ट सेंटर हो सकते हैं, ठीक है। सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हेड ऑफिस के ऊपर रहेगा। तो इससे बेनिफिट क्या होता है, इस सिस्टम में बेनिफिट ये होता है कि कोई भी गलत नहीं कर सकता है, ठीक है। मतलब सबको जो भी करना है पूछ के करना है, तो मतलब रॉन्ग काम करने का जो है वो स्कोप कम हो जाता है। मिस एप्रोप्रिएशन का स्कोप जो है इस मेथड में नहीं होता है, ठीक है। सेंट्रलाइज्ड मेथड में मिस एप्रोप्रिएशन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इनको तो जस्ट फॉलो करना है ना, तो मिस एप्रोप्रिएशन का कंसेप्ट जो है यहाँ पर कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर ये हेड ऑफिस के पास उतना टाइम नहीं होता या ओनर अगर इनको ठीक से नहीं देखेगा, ठीक है, मतलब इनको वॉच नहीं करेगा, तो क्या हो सकता है, अगर वॉच नहीं करेगा तब ये मिस एप्रोप्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, क्योंकि इनके हाथ में ही सारा कंट्रोलिंग है, तो इंडिविजुअल वे से मिस एप्रोप्रिएशन करने का कोई वैसा स्कोप तो है नहीं कि पैसा बर्बाद कर दिया या फिर कुछ ऐसा कर दिया। लेकिन अगर ये ना ध्यान दे इन पे तो हो सकता है कि ये अपना काम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे, ठीक है। ये अपना टास्क को लेके मिस एप्रोप्रिएट कर सकते हैं, लेकिन पैसा वैसा लेके ज्यादा मिस एप्रोप्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि सारा कंट्रोलिंग इनके पास है। इनको पता है कि मैंने कहाँ पर कौन से कॉस्ट सेंटर को कितना पैसा दे रखा है और उन्होंने कहाँ कहाँ खर्चा किया, सारा चीज इनको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से मिस एप्रोप्रिएट नहीं होगा। लेकिन अगर ये अपना काम में जो है ध्यान नहीं दे रहा है तो मिस एप्रोप्रिएट होने का पूरा चांसेस होता है, ठीक है। अब यहाँ पर और एक चीज भी देख सकते हैं कि हेड ऑफिस जो है वो क्या कर सकेगा, वो जो है अगर वो कॉस्ट सेंटर को कंट्रोल नहीं कर सक रहा है, तो ये तो मैंने बताया कि फिर इसलिए मिस एप्रोप्रिएट हो जाएगा। और कंट्रोलिंग जो है वो क्योंकि ओनर के पास ही रहता है तो ये थोड़ा आसान बात हो जाता है। तो एडवांटेज भी है इस मेथड का, डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि कंट्रोलिंग एक ही जगह पे है, ठीक है। डिसएडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि सारा हेडेक जो है वो ओनर को ही लेना पड़ेगा। ये सिर्फ जो है छोटे बच्चे की तरह जो है जो बोला जाएगा वही करेंगे, लेकिन सारा हेडेक जो है इनको ही लेना पड़ेगा। कहाँ से प्रॉफिट आएगा, कहाँ से हम लोग को इन्वेस्टमेंट का जुगाड़ करना है, कहाँ से हम लोगों को किस तरह से, और रेस्पॉन्सिबिलिटीज, बेसिकली और रेस्पॉन्सिबिलिटीज इनके ऊपर आएगा, ठीक है। और यहाँ पर और एक डिसएडवांटेज है, अगर प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ प्रॉफिट होगा, ठीक है, ये क्या करेंगे, इनसे टास्क करवाएंगे, फिर जो भी आउटपुट आएगा उसको सेल करेंगे मार्केट में, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे वो सर्विस हो, उससे प्रॉफिट आएगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, ये समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है कि कौन से कॉस्ट सेंटर के परफॉर्मेंस की वजह से हमारा ज्यादा अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, या फिर कौन लॉस मेकिंग है। लेकिन एकदम हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, ये नहीं बोलेंगे, प्रॉपर मेथड लगा के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये लोग प्रॉफिट कमा के नहीं देते, अगर ये लोग प्रॉफिट कमा के देते ना, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग कॉस्ट इनकट कर रहे हैं, ये कॉस्ट का डेटा दे सकते हैं, लेकिन ये इंडिविजुअली प्रॉफिट का डेटा नहीं दे सकते। अगर ये लोग प्रॉफिट कमाते, ठीक है, तो क्या होता, हमें पता चल जाता कौन प्रॉफिट मेकिंग है कौन लॉस मेकिंग है। तो ओवरऑल तो पता चलता है, लेकिन इंडिविजुअली एनालिसिस इजीली कर पाना जो है मुश्किल हो जाता है। हम लोग ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते प्रॉफिट को
जो है कौन से कॉस्ट सेंटर से कितना आया उसको स्प्लिट कर पाना उतना आसान नहीं होता है, ठीक है। और पर्टिकुलर मेथड लगा के हम लोग कर सकते हैं इवैल्यूएशंस वगैरह, लेकिन उसमें क्या होगा और भी हेडेक बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हेडेक है, सेंट्रलाइज मेथड है, तो सारा दिमाग, मान लो इनका प्रोडक्शन करने का कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, इनको फॉलो करना पड़ेगा हेड ऑफिस को, ठीक है। ये खुद ब खुद कुछ नहीं करेंगे, जितना बोला जाएगा उतना करेंगे। तो ये सेंट्रलाइज मेथड था। अब नेक्स्ट कौन सा मेथड आया? नेक्स्ट आया डिसेंट्रलाइज मेथड, ठीक है। डिसेंट्रलाइज मेथड में क्या होता है, इसमें इसमें कुछ इस तरह से हमें डिपार्टमेंट दिखेगा, ठीक है। ये जैसे कॉस्ट सेंटर है, कॉस्ट सेंटर का मतलब सिर्फ कॉस्ट इनकट करते हैं। यहाँ पर हमें डिपार्टमेंट दिखेगा, जैसे हम लोग बोल सकते हैं ये आ जाएगा प्रॉफिट सेंटर, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा प्रॉफिट सेंटर 1, प्रॉफिट सेंटर 2, प्रॉफिट सेंटर 3, ठीक है। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब हो जाएगा कि हर एक हर एक सेंटर को प्रॉफिट सेंटर बनाएंगे। प्रॉफिट सेंटर का मतलब यहाँ कॉस्ट भी इनकट होगा, यहाँ रेवेन्यू भी इनकट होगा। मतलब कॉस्ट भी तुम लोग ही इनकट करो, रेवेन्यू भी तुम लोग जनरेट करो। मतलब प्रोडक्ट बनाओ, सेल करो, सेल करके प्रॉफिट जनरेट करके मुझे रिटर्न दो, मुझे यानी किसी हेड ऑफिस को या फिर ओनर को, ठीक है। मतलब जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है। तो इनका काम सिर्फ कॉस्ट इनकट करना नहीं है, उसके साथ साथ सेल करके प्रॉफिट अर्न करके देना होता है। इसको बोला जाता है डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, जहां पर सेंट्रली हर एक चीज कंट्रोल नहीं होता है, ये खुद एक अलग अलग एंटिटी की तरह ट्रीट होता है, ठीक है। ये खुद एक अलग अलग एंटिटी की तरह ट्रीट होता है। बेसिकली ये सब एक एक हम लोग बोल सकते हैं प्रोडक्ट हेड हो जाता है, ठीक है। ये सब इंडिविजुअली क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट हेड, ठीक है। सेम चीज इसके लिए भी बोलेंगे, ये हो जाएगा प्रोडक्ट हेड। जो लोग कोई पर्टिकुलर, मतलब हर एक प्रोडक्ट है, पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है, फिर उसे सेल करेगा, उसके पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लेगा कि कैसे इसको सेल करना है, क्या करना है, नहीं करना है। इनका टास्क है रेवेन्यू जनरेट करके इनको देना। तो ओनर का इनके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है? ओनर की तरफ से इनके लिए बस एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनर बोलेगा हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे, ठीक है। लेकिन कॉस्ट क्या लगेगा आपके प्रोडक्ट को बनाने के लिए, आपके प्रोडक्ट को बना के बेचने का क्या रेवेन्यू होगा, वो सब मुझे नहीं पता। हम इन्वेस्ट करेंगे, आप मुझे प्रॉफिट अर्न करके दो, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग को प्रॉफिट क्योंकि ये लोग प्रॉफिट अर्न करके देंगे, तो हमारे लिए ये आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है कि कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सा प्रोडक्ट हेड किस तरह का प्रॉफिट अर्न कर रहा है, किसका परफॉर्मेंस बेटर है, किसका नहीं है। अगर कोई लॉस मेकिंग है उसे बंद कर सकते हैं, या फिर वहां पर जो मैनेजर को रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर इंडिविजुअली एक एक मैनेजर होंगे, उस मैनेजर को ट्रेन कर सकते हैं, अदरवाइज रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर और एक बेनिफिट भी होता है कि क्योंकि ये सब अपना अपना जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, तो ज्यादा काम का हेडेक नहीं होता है। तो ये लोग जो ओनर है वो किसी और बिजनेस में भी ध्यान लगा सकते हैं, और भी प्रोडक्ट बना सकते हैं, ये एक बेनिफिट होगा। यहाँ पर पूरा का पूरा हेडेक अपना ही हो जाता है। यहाँ पर हर एक चीज का हेडेक खुद को ही जो है आइडेंटिफाई करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर किस चीज का हेडेक हो जाता है? रेवेन्यू भी जनरेट करने का हेडेक खुद का है, प्रॉफिट भी जनरेट करने का हेडेक खुद का है, इन्वेस्टमेंट करने का हेडेक भी खुद का है। और यहाँ पर ये पूरा पूरा जितना भी है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अरे बेटा रखिए, पेंटर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का हेडेक होगा, ठीक है। तो ये होता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्यों लाया गया था, ठीक है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम इसलिए लाया गया था। अब इस पे देखो लिखा हुआ है, अब पढ़ के आसानी से समझ में आएगा। ए ट्रांसफर प्राइस इज दैट नोशनल वैल्यू। अच्छा हाँ, अब तो मैंने पूरा नहीं बताया, और एक और थोड़ा सा पॉइंट है, बताते हैं ट्रांसफर प्राइस का बात बताते हैं। तो ये सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज का कंसेप्ट आ गया। अब यहाँ पर क्या होता है, डिसेंट्रलाइज में क्या होता है कि क्योंकि एक एक प्रोडक्ट हेड है, अब हो सकता है कि एक प्रॉफिट सेंटर का इनपुट दूसरे आउटपुट दूसरे प्रॉफिट सेंटर का इनपुट है। जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग में होता है, ठीक है। जैसे मान लो ये है हम लोग का प्रॉफिट सेंटर 1, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं सपोज प्रॉफिट सेंटर 1, ठीक है। ये जो रॉ मटेरियल लेने के बाद जो आउटपुट प्रोड्यूस करता है, वो सपोज इनपुट हो जाता है प्रॉफिट सेंटर 2 के लिए, ठीक है। ये इनपुट हो जाता है प्रॉफिट सेंटर 2 के लिए।
अच्छा अब देखो, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो ये लोग क्या बनाते हैं, ये लोग मान लो बनाते हैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स चीज बनाते हैं मान लो, ठीक है। तो जैसे मान लो कैलकुलेटर बनाते हैं, तो ये जो है कैलकुलेटर का आउटर पार्ट बनाता है और बाकी ये इसको फिनिश करके दे देता है, ठीक है। या फिर कुछ और भी सोच सकते हैं, ठीक है, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि प्रॉफिट सेंटर 1 का जो आउटपुट है वो प्रॉफिट सेंटर 2 में जा रहा है, ठीक है। अब कैसे इसको ट्रांसफर करें? अब प्रॉब्लम ये है कि ये इंडिविजुअली सब क्या है, एक प्रोडक्ट हेड है, ठीक है। और यहाँ पर किसे अपॉइंट किया जाता है बताते हैं। यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है एक एक मैनेजर को, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर ये एक मैनेजर इस प्रोडक्ट हेड का, ठीक है, ये एक मैनेजर, ठीक है, इस प्रोडक्ट हेड का। अब इनको कैसे पैसा दिया जाता है? ये नॉर्मली ना सैलरीड पर्सन होते हैं, ठीक है। इनको सैलरी दिया जाता है, भाई तुम काम करो, ठीक है, और जो मतलब जो भी कॉस्ट जैसे हम अप्लाई करने बोल रहे हैं वैसे करो, ठीक है, उसका सैलरी मिल जाता है फिक्स्ड बेसिस पे। बट यहाँ पर जो प्रॉफिट का बात आता है ना, तो इनको कैसे पैसा दिया जाता है? इनका मैनेजर का जो रेम्यूनरेशन होता है, यहाँ पर जो वर्कर काम कर रहे हैं उनका सैलरी हो सकता है, लेकिन जो मैनेजर को रखा जाता है ना, उनका रेम्यूनरेशन जो है, रेमुनरेशन जो है वो होता है कनेक्ट विथ प्रॉफिट, होता है कनेक्ट विथ जनरेटेड प्रॉफिट, ठीक है। जितना प्रॉफिट जनरेट करेगा उसके हिसाब से इनको क्या मिलेगा? रेमुनरेशन मिलेगा, ठीक है। अगर मान लो हेड ऑफिस बोल रहा है कि आप अपना इनपुट जो आ रहा है, सॉरी आपका जो आउटपुट आ रहा है, प्रॉफिट सेंटर 1 के जो मैनेजर है, मान लो मैनेजर है मिस्टर ए, इनको हेड ऑफिस बोल रहा है कि आप ये जो आउटपुट मिल रहा है आपका, आप उसको प्रॉफिट सेंटर 2 में इनपुट की तरह दे दीजिए। अब इसको तो बात मानना पड़ेगा, मिस्टर ए को बात मानना पड़ेगा, मिस्टर ए दे देंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कितने में दे, ठीक है। अगर मान लो ये ट्रांसफर किया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है और किया जा रहा है कॉस्ट में, ठीक है, ये ट्रांसफर अगर कॉस्ट में किया जा रहा है तो इनको लॉस है। क्यों लॉस है? इनका रेम्यूनरेशन डिपेंड करता है प्रॉफिट के ऊपर, ठीक है। अगर ये मार्केट में बेचेंगे तो प्रॉफिट लगा के बेचेंगे, लेकिन अगर ये अपने ही प्रॉफिट सेंटर मतलब अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के अंडर किसी दूसरे प्रॉफिट सेंटर को बेच देते हैं, तो अगर कॉस्ट में बेचेंगे तो फिर इनका तो लॉस है, ठीक है। और मान लो ये लास्ट प्रोसेसिंग पॉइंट है और इसके बाद सेल हो जाएगा, तो प्रॉफिट सेंटर 2 जो है वो अगर हमेशा आउटर को बेचेंगे, आउटर पर्सन को बेचेंगे, तो उनका तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो यहाँ पर जो मैनेजर है उनका रेम्यूनरेशन ज्यादा हो जाएगा, फिर ये तो अनएथिकल हो जाएगा। इसीलिए क्या बोला गया, तो फिर ये मैनेजर बोल सकता है ओनर को, फिर मेरा रेम्यूनरेशन तो कम होगा, इनका रेम्यूनरेशन ज्यादा हो जाएगा, फिर हम क्यों काम करें? तो फिर यहाँ पर ओनर फिर क्या इंस्ट्रक्शन देगा? ओनर बोलेगा बात सही है, आप एक काम करो, आप ट्रांसफर करो, लेकिन कॉस्ट में नहीं, कॉस्ट के साथ प्रॉफिट लगा के ट्रांसफर करो। आप अपना ट्रांसफर प्राइस वही रखो जो आप आउट किसी बाहर वाले को बेचते, तो जितने में बेचते उतने में ही मेरे प्रॉफिट सेंटर को बेचो, दूसरे प्रॉफिट सेंटर को बेचो, ठीक है। इससे क्या हुआ, इसने प्रॉफिट कमाया तो इसका रेम्यूनरेशन जो है, उसका रेम्यूनरेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट हुआ? ऑर्गेनाइजेशन को ये बेनिफिट हुआ, हो सकता है ये सबसे ज्यादा बेनिफिट ये होता है कि जो इनपुट प्रॉफिट सेंटर 2 को चाहिए था वो मार्केट से खरीदता, तो मार्केट से हो सकता है क्वालिटी खराब मिल सकता था, महंगा मिल सकता था, लेकिन अगर हम लोग अपने घर से ही लेते हैं, मतलब ये भी ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट हो गया, मतलब घर का ही बात हो गया, अगर हम लोग अपने घर से ही लेते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट से ही लेते हैं, तो वो क्वालिटी खराब देंगे नहीं, पहला बात है, ठीक है। और पैसा भी जो है वो ठीक ठाक लगाएंगे, हमें ज्यादा पैसा जो है चार्ज भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए क्या किया गया कि ठीक है, इनको प्रोडक्ट अच्छा मिलेगा और इनका क्या हो जाएगा, इनका प्रॉफिट, इनका रेम्यूनरेशन भी नहीं घटेगा। तो इस वजह से बोला गया ठीक है ट्रांसफर करना है, लेकिन वैसे ही ट्रांसफर करो जैसे आउटर वाले को करते हो, प्रॉफिट लगा के ट्रांसफर करो। तो हम लोग को वही पता करना है कि ट्रांसफर प्राइस क्या होना चाहिए, जैसे आउटसाइडर को सेल करने से जैसे होता है प्रॉफिट प्रॉफिट, वैसे ही करेंगे। नेगोशिएशन भी हो सकता है, जैसे बाहर वाले से नेगोशिएशन करके बेच देते हैं, वैसे नेगोशिएशन करके भी बेच सकते हैं, मतलब जस्ट ट्रीट करो एज ए कस्टमर, ठीक है। अपना ही प्रॉफिट सेंटर है ऐसे मत ट्रीट करो। तो इससे क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ही रह गया, यहाँ पर ये बाहर वाले को भी बेच सकता है और जरूरत पड़े तो अपने दूसरे प्रॉफिट सेंटर को भी बेच सकता है अगर उनको जरूरत है तो।
और वो भी प्रॉफिट लगा के बेच सकता है। तो प्रॉफिट यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गया, देन आउटर को बेच दिया गया। अगर यही लास्ट हमारा प्रोसेस सेंटर है तो मतलब प्रॉफिट सेंटर बेसिकली इसीलिए क्योंकि प्रॉफिट कमा के देता है, बाकी हो तो रहा है यहाँ पर प्रोसेसिंग, फिर आउटसाइडर को बेच दिया, ठीक है। तो ये सब बेनिफिट हमें मिलेगा। हमें यहाँ पर यही पढ़ना है कि प्रॉफिट लगा के अगर ट्रांसफर करना है तो हमारा ट्रांसफर प्राइस कितना होगा, मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कितना होगा, वही हम लोग को यहाँ पर कैलकुलेट करके देखना है। दैट इज द ट्रांसफर प्राइसिंग। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वही बोला था, ट्रांसफर प्राइस इज दैट नोशनल वैल्यू, मतलब वो वैल्यू एट विच गुड्स एंड सर्विसेज आर ट्रांसफर बिटवीन डिविजन्स इन ए डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। कभी भी सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में ये बात नहीं हो सकता है। क्यों? सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, देखो सेंट्रलाइज्ड में हम लोगों ने ये देखा था, अगर इनको हमेशा कॉस्ट पे ही ध्यान रखना है तो इनमें भी ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन इनमें अगर कुछ भी ट्रांसफर होता है, बाई चांस अगर कुछ भी ट्रांसफर होता है, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस में ही होता है, ठीक है। इनमें जो भी ट्रांसफर होगा वो हमेशा कॉस्ट प्राइस में ही होगा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस में ही होगा, दूसरे किसी प्राइस में नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि इनको ऐसे प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट का पूरा कंट्रोलिंग यहाँ पर है, तो यहाँ प्रॉफिट के ट्रांसफर का कोई सवाल नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट का एक बात आता है, अगर यहाँ पर इनको बता दिया जाता नहीं आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते हो, आप कॉस्ट में ही ट्रांसफर करो नेक्स्ट डिपार्टमेंट को, नेक्स्ट डिविजन को, तो फिर ये मैनेजर चला जाएगा, ये काम नहीं, कोई मैनेजर काम नहीं करेगा, क्योंकि इनका रेम्यूनरेशन जो है वो प्रॉफिट से लिंक होता है, जबकि यहाँ पर जो है फिक्स्ड सैलरीड पर्सन है, तो इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ट्रांसफर करने बोला कर देंगे, हमें तो अपना पैसा मिलने वाला है, हम लोग को सैलरी मिलेगा, ट्रांसफर करने बोल रहा है कर देते हैं, क्या प्रॉब्लम। अच्छा अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, थोड़ा सा पढ़ के बता देते हैं। इन द मॉडर्न डेज प्रोडक्शन इज ऑन द मास स्केल ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के वजह से आज के डेट पे बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, मास स्केल पे प्रोडक्शन होता है, एंड अपग्रेडेशन ऑर्गेनाइजेशन ग्रो इन कोर्स ऑफ टाइम, एंड for such growing organization decentralized becomes absolutely necessary। बोल रहा है कि अगर डिसेंट्रलाइज नहीं होंगे तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन नहीं कर सकते, इतना डिमांड है, इतना ग्रोथ है, ठीक है। तो आज के डेट पे अगर ऑर्गेनाइजेशन बोलेगा नहीं हम तो सेंट्रलाइज्ड ही रहेंगे, सारा चीज हम खुद कंट्रोल करेंगे, दूसरों को सिर्फ इंस्ट्रक्शन देंगे, तो फिर हो गया, तो फिर काम तो उतना ही होगा, इनको जितना करने बोलेंगे उतना ही करेगा, उससे ज्यादा काम करेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अपने आप को मॉडर्न जो आज के डेट पे जो चल रहा है, मतलब इतना ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, इतना ज्यादा डिमांड है, उसके साथ एट पर होना है तो डिसेंट्रलाइज्ड होना ही पड़ेगा, ठीक है। एब्सोल्युटली नेसेसरी। इट बिकम्स inevitable for such organization to establish separate division and department to ensure smooth working. Transfer pricing has become necessary in highly decentralized companies where number of divisions departments are created as a part and parcel of the decentralized organization। क्या बोल रहा है, it becomes inevitable for such, कुछ organization ऐसे भी हो सकते हैं जिनके लिए separate division या department बना के काम करना जो है to इट बिकम इनएविटेबल फॉर सच ऑर्गेनाइजेशन टू एस्टैब्लिश सेपरेट डिवीजन। अच्छा बोल रहे हैं कि ये आज के डेट पे जरूरी हो गया है, अगर हम लोग सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन बना के काम नहीं करेंगे तो स्मूथली काम नहीं कर सकते, ठीक है। ट्रांसफर प्राइसिंग भी आज के डेट पे बहुत ज्यादा नेसेसरी हो गया। ट्रांसफर प्राइसिंग का मतलब अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट या डिवीजन एक दूसरे को जो है इनपुट मतलब जो भी फिनिश गुड्स उनका आएगा एज ए इनपुट दूसरे को ट्रांसफर करेंगे। नेसेसरी इन हाईली डिसेंट्रलाइज्ड कंपनीज वेयर नंबर ऑफ डिविजन्स or departments are created as a part and parcel of the decentralized organization. Transfer pricing is one of the tools in the hands of management for measuring the performance of division of department। सबसे बड़ा बात है, अगर हम लोग ट्रांसफर प्राइसिंग फॉलो करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि हर एक मैनेजर का परफॉर्मेंस क्या चल रहा है, जो यहाँ पर कभी नहीं पता कर सकते, ठीक है। तो परफॉर्मेंस पता करने के लिए भी आसान हो जाता है। फिर क्या बोला, ट्रांसफर प्राइस आर नॉर्मली सेट फॉर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये तभी हम लोग सेट करेंगे अगर प्रोडक्ट हमारा इंटरमीडिएट है, मतलब प्रॉफिट सेंटर 1 जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है वो अगर एज ए इनपुट प्रॉफिट सेंटर 2 को नीड है तभी ट्रांसफर प्राइसिंग का कंसेप्ट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। विच आर गुड्स और सर्विसेज दैट आर सप्लाइड बाय द सेलिंग डिवीजन टू द बाइंग डिवीजन, ठीक है। अब वो सर्विस भी हो सकता है या फिर स्टॉक भी हो सकता है, जो एक ये कौन हो जाएगा, सेलिंग डिपार्टमेंट, और ये कौन हो जाएगा, परचेसिंग डिपार्टमेंट। सेलिंग डिपार्टमेंट परचेसिंग डिपार्टमेंट को सेंड करेगा या सेल करेगा या सप्लाई करेगा। इन
लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ईच डिवीजन इज ट्रीटेड एज ए प्रॉफिट सेंटर, वही बोला गया, देखो मैंने वही बोला है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन लार्ज है तो हर एक डिवीजन को डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में क्या बोला जाता है, प्रॉफिट सेंटर बोला जाता है, ठीक है, प्रॉफिट सेंटर बोला जाता है। फिर यहाँ पर क्या बोला है, एज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन देयर profitability is measured by fixation of transfer price for interdivisional ट्रांसफर, ठीक है, कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं कैसे पता चलेगा, प्रॉफिट सेंटर वन कितना प्रॉफिट कमा रहा है वो उनके ट्रांसफर प्राइस से ही पता चलेगा। अगर ये लोग बाहर वाले को बेचते ही नहीं है, सिर्फ अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही बेचते हैं, तो ट्रांसफर प्राइस से पता चलेगा। अगर ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के साथ साथ बाहर वाले को भी बेचते हैं तो इन दैट केस दोनों मिला के इनमें प्रॉफिट का पता चलेगा, तो प्रॉफिट इवेल्यूट करना काफी आसान हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या बोला है, देखो the transfer price can have impact on the division's performance, transfer price से ये पता चलता है कि डिवीजन का परफॉर्मेंस क्या है, and hence lot of care is to be taken in fixation of the same, और हमें बहुत ही ध्यान से अपना ट्रांसफर प्राइस को आइडेंटिफाई करना चाहिए। द फॉलोइंग फैक्टर शुड बी टेकन इनटू कंसीडरेशन बिफोर फिक्सेशन ऑफ द ट्रांसफर प्राइस, तो क्या क्या फैक्टर हमें ध्यान में रखना चाहिए। ट्रांसफर प्राइस शुड हेल्प इन द एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ द डिविजनल परफॉर्मेंस, ठीक है, ट्रांसफर प्राइस हमें किस चीज में हेल्प करेगा, मेजरमेंट करने के लिए कि हर एक डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस कैसा है, इसीलिए ट्रांसफर प्राइस बहुत ही ध्यान से हमें डिसाइड करना चाहिए। इट शुड मोटिवेट द डिविजनल मैनेजर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ देयर डिवीजन, अगर इनको बोला जाता नहीं नहीं आप कॉस्ट पे ही ट्रांसफर करो तो इनका मोटिवेशन कम हो जाता, क्यों, क्योंकि मान लो इनका ऐसा प्रोडक्ट है ये बाहर वाले को बेच ही नहीं सकते, हमेशा इनको ही बेचना है, या फिर बाहर वाले को बेच भी सकते हैं तो पहले ऐसे इंस्ट्रक्शन दिया है पहले घर वाले को बेचना, बचेगा तो बाहर वाले को बेचना, तो घर वाले को बेचने से अगर सिर्फ कॉस्ट में ट्रांसफर करने के लिए बोला जाता तो ये मैनेजर कितना दिन काम करता, जब कुछ दिन काम करके छोड़ ही देता, क्योंकि इसका प्रॉफिट रेम्यूनरेशन तो इसका बढ़ेगा नहीं, ठीक है, जब ये प्रॉफिट ही नहीं कमाएगा और रेम्यूनरेशन प्रॉफिट के साथ लिंक्ड है तो फिर इसका रेम्यूनरेशन तो एक जगह पे आके फिक्स हो जाएगा या फिर बहुत ही कम होगा इसके काम के हिसाब से। तो वही बोल रहा है अगर हम लोग ट्रांसफर प्राइसिंग यानी कि प्रॉफिट लगा के, तो इसीलिए बोल रहा है इट शुड मोटिवेट द डिविजनल मैनेजर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ देयर डिवीजन। ऑटोनॉमी एंड ऑथोरिटी ऑफ ए डिवीजन शुड बी एंश्योर्ड, ठीक है, ऑटोनॉमी मतलब जो अपने आप अपना पूरा काम कर सकता है, ठीक है, ऑटोनोमस बॉडी, ठीक है, ये क्या है, ये ऑटोनोमस बॉडी है, ये भी क्या है, ऑटोनोमस बॉडी है, क्योंकि कॉस्ट ये खुद सोचता है प्रोडक्ट का क्या डिसाइड करेंगे, रेवेन्यू ये खुद सोचता है कितने में सेल करेंगे, कितना प्रॉफिट लगाएंगे, तो ये हो गया ना, इसको किसी से पूछने का जरूरत नहीं है कुछ भी करने के लिए। हाँ, प्रॉफिट कमा के दिखाना है किसको, हेड ऑफिस को, ठीक है, मतलब बोल सकते हैं कि ये जो है जैसे छोटे बच्चे को माँ बाप ज्यादा कंट्रोलिंग में रखेंगे ना कि पता नहीं वो रास्ता सही से क्रॉस करे ना करे, ये सब जो होता है मतलब खुद से कुछ कर पाए ना कर पाए, तो इस तरह से हो गया। और यहाँ पर जो है जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो हमें ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, ठीक है, मतलब हम लोग अपने आप सारा काम कर सकेंगे ये भरोसा हो जाता है, जस्ट लाइक दैट, ठीक है, कि यहाँ पर क्या होगा कि इनको सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया, बोला ठीक है तुम प्रॉफिट कमा के मुझे दे दो, हम ज्यादा तुम पे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तो मुझे पता है तुम कर लोगे, उसी तरह से। तो यहाँ पर हो गया ऑटोनोमी एंड ऑथोरिटी ऑफ डिवीजन शुड बी एंश्योर्ड, और ऑथोरिटी भी रहता है इनका अपने पास डिसीजन लेने का। फिर बोल रहा ट्रांसफर प्राइस शुड अलाउ goal congruence, which means that the objective of divisional manager match with those of the organization, ये एक मेथड भी होता है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। ट्रांसफर प्राइस जो है शुड अलाउ गोल कन्करेंस, गोल कन्करेंस का मतलब यहाँ पर बेसिकली हो गया हमें क्या करना है, हमें हमेशा अपना मेन ऑर्गेनाइजेशन का गोल वही हमारा भी गोल होना चाहिए, मतलब ये प्रॉफिट सेंटर का गोल जो है ये मेन ऑर्गेनाइजेशन से अलग नहीं होना चाहिए, तब नहीं चलेगा, ठीक है, मेन ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ इनका गोल जो है वो एट पर होना चाहिए। ट्रांसफर प्राइस शुड अलाउ गोल कन्करेंस व्हिच मींस दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिविजनल मैनेजर, मतलब यहाँ पर जो एक मैनेजर है इनका जो ऑब्जेक्टिव है शुड मैच विद दोज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मेन ऑर्गेनाइजेशन के मोटो से इनका मोटो या गोल अलग नहीं होना चाहिए, इसको बोला जाता है गोल कन्करेंस, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का ट्रांसफर प्राइसिंग का कंसेप्ट क्यों आया था। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखो ऑब्जेक्टिव भी बोला है, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटर कंपनी ट्रांसफर प्राइसिंग, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया, एक बार देखो यहाँ पर बोला है टू इवैल्यूएट द करंट परफॉर्मेंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल यूनिट। हम लोगों ने इस पॉइंट पे भी मतलब यहाँ से मैंने नहीं बोला लेकिन हम लोगों ने जो भी पढ़ा उस पे यही सारा पॉइंट आया था कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं करंट परफॉर्मेंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी ईच ऑफ द इंडिविजुअल यूनिट, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट कमा के देना इनका काम होता है तो हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इनका परफॉर्मेंस क्या है। दिस इज द
This is necessary in order to determine whether a particular unit is competitive and can stand on its working when the goods are transferred from one department to another. The revenue of one department becomes the cost of another and such inter-transfer price affects the reported profit. क्योंकि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को प्रॉफिट लगा के चीजों को ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, एक का सेल दूसरे का कॉस्ट हो रहा है, ये जितने में सेल करेगा इसको उतने में खरीदना पड़ेगा, इसका कॉस्ट हो रहा है, तो इससे हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सबका परफॉर्मेंस कैसा कैसा चल रहा है। फिर बोल रहा है टू इंप्रूव द प्रॉफिट पोजीशन इंटर कंपनी ट्रांसफर प्राइस विल मेक द यूनिट कॉम्पिटिटिव। क्या होता है, इन लोगों में कंपटीशन भी जनरेट होगा, ठीक है, कॉम्पिटिटिव, सो दैट इट में मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट एंड कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये लोग हमेशा चाहेगा कि मेरा प्रॉफिट ज्यादा हो, मुझे ज्यादा रेम्यूनरेशन मिलेगा, ये सोचेगा मेरा प्रॉफिट ज्यादा होगा तो मुझे मिलेगा, तो एक हेल्दी कंपटीशन होगा जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी मैक्सिमम प्रॉफिट को जनरेट करने में हेल्प करेगा। टू असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है, डिसीजन का क्या हो जाएगा, करेक्ट इंटर कंपनी ट्रांसफर प्राइस विल मेक द कॉस्ट ऑफ बोथ ऑफ द यूनिट रियलिस्टिक इन ऑर्डर टू टेक डिसीजन रिलेटिंग टू सच प्रॉब्लम्स एज मेक और बाय, सेल और प्रोसेस, फर्दर चॉइस बिटवीन ऑल्टरनेटिव मेथड और प्रोडक्शन। मतलब अगर मान लो ये ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहा है, ये प्रॉफिट सेंटर अगर प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहा है, तो क्यों नहीं कर पा रहा है, क्या हम लोग ऐसा कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसका हम लोग का ज्यादा खर्चा हो जा रहा है, क्या हम लोग को इसे खुद घर पे प्रोडक्शन नहीं करके बाहर से खरीदना चाहिए, ठीक है, तो ये सब डिसीजन आइडेंटिफाई करना मुश्किल नहीं होता है, बहुत ही आसान होगा, क्योंकि ये लोग प्रॉफिट सेंटर की तरह काम करेंगे। जैसे ही लॉस मेकिंग होंगे तो कुछ ना कुछ तो रीजन होगा कि लॉस मेकिंग हो रहा है, तो वही चीज बोल रहा है कि करेक्ट इंटर कंपनी ट्रांसफर प्राइस, अगर इंटर कंपनी ट्रांसफर प्राइस करेक्टली डिसाइड कर पाते हैं, will make the cost of both the unit realistic in order to take decision relating to सच प्रॉब्लम्स, जैसे कि हमें खरीदना चाहिए या बनाना चाहिए, मेक और बाय, सेल और प्रोसेस, फर्दर, क्या हम लोग इसी पर्टिकुलर स्टेज पे प्रोडक्ट को बेच दे या फर्दर प्रोसेस करें, जो हम लोग जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट में पढ़ते हैं ना, फर्दर प्रोसेसिंग, चॉइस बिटवीन ऑल्टरनेटिव मेथड्स और प्रोडक्शन, क्या हमें कुछ और मेथड अप्लाई करना चाहिए, क्या हम लोगों को कुछ और ऑल्टरनेटिव चीजों को प्रोडक्शन करना चाहिए, जैसे प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी दोनों ही सेम तरह काम करता है, हम लोग अभी प्रोडक्ट ए बना रहे हैं, क्या हमें प्रोडक्ट बी बना के बेचना चाहिए, तो ये सब हम लोग आइडेंटिफाई, मतलब डिसीजन लेने में हमें हेल्प हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, फॉर एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग और प्रोपोज्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है, हम लोग ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमारा कौन से प्रॉफिट सेंटर से क्या अर्निंग हो रहा है, कहां पर कौन से प्रॉफिट सेंटर में कितना इन्वेस्ट करें। व्हेन फाइनेंस इज स्कार्स एंड इट इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज बिटवीन वेरियस डिवीजन, अगर हमारे पास उतना पैसा नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब हमें मैनेज करके चलना पड़ेगा कि उसी पैसे से हम लोग कैसे अपना ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट करवा सकते हैं। इट इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज, किसको कितना दे, अब फाइनेंशियली भी हो सकता है, फाइनेंशियली भी जो है स्कार्स हो सकता है, या रिसोर्सेज भी स्कार्स हो सकता है कि मार्केट में मटेरियल कम है, लेबर कम है, ठीक है, तो एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज बिटवीन वेरियस डिविजन्स ऑफ द कंसर्न टेकिंग इनटू कंसीडरेशन देयर competing claims, then दिस टेक्निक इज यूजफुल। बोल रहे हैं अगर हम लोग इस तरह से डिसेंट्रलाइज्ड वे में काम करते हैं, जहां पर हम लोग एक एक प्रॉफिट सेंटर को लेके चलते हैं, तो हम लोग का अगर स्कार्स सिचुएशन है ड्यू टू फाइनेंस हो या फिर कुछ रिसोर्सेस हो जो हमारे पास स्कार्स है, तो हम लोग कैसे कौन से डिवीजन में इसको कितना एलोकेट करें, ये सारी चीजों को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया इंटर कंपनी ट्रांसफर का, और ये हम लोगों ने ट्रांसफर प्राइस भी समझ लिया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। देखो मेथड ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग में क्या क्या है, यहाँ पर लिखते हैं मेथड ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। इसमें दो मेथड है, एक हो जाएगा डिविजनल प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, हमें या तो दे सकता है कि प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाओ या फिर ट्रांसफर प्राइस कंप्यूटेशन। मतलब क्वेश्चन कैसे आ सकता है इस चैप्टर से, हमें बोलेगा ट्रांसफर प्राइस कैलकुलेट करके बताओ, या फिर बोलेगा कोई पर्टिकुलर डिवीजन का कितना प्रॉफिट है ये बताओ। ये दो तरह का हम लोगों को जो है ट्रांसफर प्राइस का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या क्या पूछ सकता है, यहाँ पर हमें पूछेगा लाइक
नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताओ, या फिर बोलेगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करके बताओ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या फिर बोलेगा रेसिडुअल इनकम, रेसिडुअल इनकम RI ऐसे लिखा हुआ रहेगा, ये कैलकुलेट करके बताओ। अब ये सबका अलग अलग अपना फॉर्मूला है। जैसे नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, नेट प्रॉफिट आसान है, नेट प्रॉफिट का मतलब होगा सेल्स माइनस कॉस्ट, तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट प्रॉफिट। अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100 कर सकते हैं तो रिटर्न आ जाएगा, इंटू 100 करने से रिटर्न आ जाएगा। अच्छा, और रेसिडुअल इनकम, रेसिडुअल इनकम का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब तो पता है, कितना हम लोगों ने इन्वेस्ट किया और उसके अगेंस्ट में कितना रिटर्न आया। नेट प्रॉफिट का मतलब हो गया बेच के क्या कमाया। रेसिडुअल इनकम का मतलब हो जाता है कि हम लोगों ने जो नेट प्रॉफिट कमाया, ठीक है, नेट प्रॉफिट जो कमाया और हम लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट किया था, कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमारा एप्लीकेबल था, उस कैपिटल को जुगाड़ करने के लिए बेसिकली जिसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो एफएम में पढ़ा जाता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा कितना था, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हमें लेस करना पड़ेगा नेट प्रॉफिट से, उसको बोलेंगे रेसिडुअल इनकम। रेसिडुअल का मतलब हो जाता है सरप्लस, सरप्लस ओवर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बेसिकली इसका मतलब ही ये है, ये लिखवा देते हैं, सरप्लस, सरप्लस ओवर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सरप्लस ओवर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हम लोगों के पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेस करने के बाद क्या कुछ सरप्लस रहेगा जिसको हम लोग बोलेंगे रेसिडुअल इनकम, ठीक है। और ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, पहले हम लोग देखेंगे हम लोग का नेट प्रॉफिट कितना आया। नेट प्रॉफिट से हम लोग क्या माइनस करेंगे, नेट प्रॉफिट से हम लोग माइनस कर देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कैपिटल एम्प्लॉयड जितना है उस पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करके हम लोग ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल हुआ कितना। कैपिटल एम्प्लॉयड पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो मतलब परसेंटेज दिया हुआ रहेगा वो अप्लाई करने से हमें पता चल जाएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है। नेट प्रॉफिट से वो माइनस करने से अगर कुछ बचता है दैट इज कॉल्ड रेसिडुअल इनकम। और ये सबसे बेस्ट मेथड होता है प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट को पता करने का, ठीक है। और ट्रांसफर प्राइसिंग अगर कैलकुलेट करने के लिए बोले तो हमें क्या क्या पूछ सकता है, मतलब क्या क्या मेथड हमें फॉलो करना पड़ेगा। एक तो हो जाएगा एज पर क्वेश्चन, ठीक है। एज पर क्वेश्चन का मतलब हो गया कि क्वेश्चन में जैसे जैसे बोलेगा कि इस तरह से ट्रांसफर प्राइस डिसाइड किया गया, हम लोग को जस्ट फॉलो करके करना पड़ेगा, ठीक है। और एक क्या हो सकता है, और एक होता है शेयर्ड प्रॉफिट मेथड, और एक होगा गोल गोल कन्वर्जेंस, ठीक है, गोल कन्वर्जेंस मेथड। तो ये ट्रांसफर प्राइस कैलकुलेट करने का मेथड होगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, ठीक है। कैसे करके हम लोग प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं, एक प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाएंगे। प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, डिवीजन, ये एक फॉर्मेट बना रहे हैं, ठीक है। डिवीजन ए, डिवीजन बी, और यहाँ पर सपोज टोटल। तो हम लोग को क्या क्या, हम लोग क्या कैलकुलेट करें, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट कैसे होगा, पहले हम लोग निकालेंगे सेल्स रेवेन्यू, ठीक है। अब हर एक जो डिवीजन है वो कितनी तरह का सेल कर सकता है, दो तरह का। एक तो अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दूसरे डिवीजन को, और एक हो जाता है एक्सटर्नल मतलब आउटसाइडर को। तो एक लिखते हैं आउटसाइडर को, ये एक सेल हो सकता है।
अच्छा, दूसरा हो जाएगा ट्रांसफर रेवेन्यू, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही दूसरे डिवीजन को बेच के, ठीक है, तो कमा सकता है। तो डिवीजन ए डिवीजन बी को ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। और डिवीजन बी मान लेते हैं ये लास्ट है, ये किसी को ट्रांसफर नहीं कर रहा है। अगर सी है तो कर देगा, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं कि दो ही डिवीजन है, तो अगर डिवीजन ए डिवीजन बी को ट्रांसफर कर रहा है, डिवीजन बी आउटसाइडर को सेल कर रहा है, तो इसका ये वाला पॉइंट सपोज नहीं आएगा। अब डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इससे हमें ये पता चलेगा कि टोटल रेवेन्यू कितना हुआ है। इसके बाद यहां से हम लोग लेस करेंगे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का मतलब वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट कैसे होगा? वेरिएबल कॉस्ट इसका भी होगा, डिवीजन ए का भी होगा, डिवीजन बी का भी होगा, टोटल कॉस्ट भी आ जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट भी दोनों का होगा। लेकिन जो डिवीजन ए है उसका और एक कॉस्ट भी आ सकता है। कौन सा कॉस्ट आ सकता है? डिवीजन बी को जो ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, ट्रांसफर इनपुट कॉस्ट भी आ सकता है। यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट में ट्रांसफर इनपुट कॉस्ट भी आ सकता है। किसका आएगा? जो डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर रहा है उसका ट्रांसफर इनपुट कॉस्ट। तो ये टोटल कॉस्ट अगर हम लोग लेस कर देंगे किससे? टोटल रेवेन्यू से, तो हम लोग को क्या मिलेगा? प्रॉफिट। अच्छा, अब इस प्रॉफिट को अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड से, प्रॉफिट को कैपिटल एम्प्लॉयड से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? ROCE, मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। और इसके बाद हम लोग अगर प्रॉफिट माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर सकते हैं, प्रॉफिट माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? रेसिडुअल इनकम, ठीक है, यहाँ पर ही लिखते हैं रेसिडुअल इनकम मिल जाएगा अगर हम लोग प्रॉफिट माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल करेंगे, ठीक है। तो जो चीज मैंने वहां पर इंडिविजुअली दिखाया था उसी को मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट में दिखा दिया, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर कॉस्ट मतलब हमेशा टोटल कॉस्ट ही लेना पड़ेगा, कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट ही होगा। और यहाँ पर जो हम लोगों का प्राइस होगा, ठीक है, मतलब प्रॉफिट सेंटर जो है उसका कितना प्रॉफिट लगा के भेजेगा, ये हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, हमें वही फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो ट्रांसफर इनपुट कॉस्ट है, ट्रांसफर इनपुट कॉस्ट है, यहाँ पर कितना प्राइस लगा के भेजा जाएगा वो हमें क्वेश्चन बता देगा। तो ये फॉर्मेट कुछ ज्यादा ऐसा नहीं है, नॉर्मल फॉर्मेट के तरह है जैसे हम लोग करते हैं कि किस तरह से प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, ठीक है। बस यहाँ पर एक्स्ट्रा जो दिख रहा है वो मुझे जो दिख रहा है ट्रांसफर इनपुट कॉस्ट के अलावा और मुझे कुछ एक्सेस नहीं दिखा। ऐसे करके तो हम लोग नॉर्मली भी प्रॉफिट निकालते ही हैं। अच्छा, अब देखते हैं और क्या लिखना है। अच्छा, एक नोट लिखना है, यहाँ पर लिखा रहते हैं, नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। अंडर ये वाला इसके लिए लिखवा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ जगह नहीं होगा, इसके लिए लिखवा रहे हैं सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड के बारे में एक थोड़ा सा पॉइंट लिखवाना है। अंडर डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम the HO makes rules and regulations for profit centers. It needs to ensure whether
profit centers are performing financially and non-financially. Also, it needs to create an environment where profit center can work together for a common goal by transferring, ये शॉर्टकट में लिखा हुआ है ना, ट्रांसफरिंग देयर गुड्स और सर्विसेज among another, one another. ठीक है, ये जस्ट एक पॉइंट लिखा है ताकि याद रह जाए जो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम जो है, हेड ऑफिस क्या करता है, रूल्स रेगुलेशंस बना लेता है हर एक सेंटर के लिए. इट नीड्स टू एंश्योर वेदर प्रॉफिट सेंटर आर परफॉर्मिंग फाइनेंशियली और नॉन फाइनेंशियली. इनको ये भी देखना पड़ता है जो हेड ऑफिस है कि प्रॉफिट सेंटर जो है वो परफॉर्मेंस किस तरह का दे रहा है. फाइनेंशियली मतलब प्रॉफिट कमा के दे रहा है, या फिर प्रॉफिट तो नहीं कमा सक रहा है बट नॉन फाइनेंशियली कुछ ना कुछ कमा के दे रहा है. जैसे कि एक गुड रिलेशनशिप बनाया है किसी मैनेजर ने, हो सकता है उनके वहां से सेल कम हो रहा है बट एक गुड रिलेशन बनाया है कस्टमर के साथ, इसलिए कस्टमर ज्यादा आते हैं. ठीक है, तो इस तरह का हमें नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी देखना चाहिए. ठीक है, तो फाइनेंशियली नॉन फाइनेंशियली हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सा प्रॉफिट सेंटर किस तरह का परफॉर्मेंस दे रहा है. ऑल्सो इट नीड टू क्रिएट एन एनवायरमेंट वेयर प्रॉफिट सेंटर्स कैन वर्क टुगेदर फॉर ए कॉमन गोल बाय ट्रांसफरिंग देयर गुड्स और सर्विसेज अमंग वन अनदर. और ऐसा एक इन्वायरमेंट रेडी करना चाहिए ताकि हर एक प्रॉफिट सेंटर या डिवीजन सेंटर एक दूसरे को मतलब ट्रांसफर प्राइस में प्रोडक्ट को ट्रांसफर भी करे और एक साथ काम भी कर पाए, और वो लोग हमेशा जो है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को ही अपना गोल यानी कॉमन गोल लेके चले. ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया पहला जो कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था, उस पर थोड़ा सा मैंने लिखवा दिया. नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन डिविजन्स आर कॉस्ट सेंटर, they transfer their goods to other divisions. मतलब जो सेंट्रलाइज्ड वाला है एट कॉस्ट. ठीक है, वो हमेशा कॉस्ट पे ही ट्रांसफर करेंगे, कभी भी प्रॉफिट लगा के नहीं. विथ इंस्ट्रक्शन बाय एचओ. नेक्स्ट यहाँ पर व्हेन, ये सेकेंड पॉइंट लिख दिया मैंने, ये फर्स्ट पॉइंट और नोट का थर्ड पॉइंट. when the divisions are profit centers, they transfer their goods to other divisions at cost plus प्राइस. कॉस्ट प्लस प्राइस, ये प्राइस का मतलब ही हो जाता है प्रॉफिट. ठीक है, कॉस्ट प्लस प्राइस बेस्ड ऑन देयर directions, based on their discretion.
discretion or as instructed by HO, ठीक है, that is the transfer price। ये खुद भी डिसाइड कर सकते हैं या फिर कभी कभी अगर HO इंस्ट्रक्शन दे देता है तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, मतलब उसको फॉलो करके जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, दो क्वेश्चन है उसको पहले देखते हैं, जैसे यहां से देखते हैं पहला क्वेश्चन, अभी तक जो भी देखा है उसमें ये देखो क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्या बोला है देखो, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बजटेड ऑपरेशंस ऑफ डिवीजन ऑफ पी ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसमें एक डिवीजन है पी, ठीक है, उसका ऑपरेशंस यानी एक्टिविटी बता रखा है। क्या एक्टिविटी बता रखा है? सेल्स 50,000 यूनिट एट द रेट ऑफ 8 यानी 4 लाख, लेस वेरिएबल कॉस्ट 6 पर यूनिट यानी कि 3 लाख, क्योंकि 50,000 इंटू 6 हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन 1 लाख, लेस फिक्स्ड कॉस्ट 75,000, डिविजनल प्रॉफिट 25,000, मतलब इस डिवीजन का प्रॉफिट ये हो गया। मतलब ये प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट हम लोग को गिवन है इस क्वेश्चन में, तो फिर क्या कैलकुलेट करने बोला है देखते हैं। द अमाउंट ऑफ डिविजनल इन्वेस्टमेंट, इस डिवीजन में जो इन्वेस्टमेंट किया गया है वो है 1,50,000 का, एंड द मिनिमम डिजायर रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ 20%। बोल रहा है कि मिनिमम डिजायर रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट, ये जो इन्वेस्टमेंट हुआ है इस पे जो रिटर्न का एक्सपेक्टेशन है वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का 20%। कैलकुलेट करने बोला है डिविजनल एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविजनल एक्सपेक्टेड रेसिडुअल इनकम, ठीक है, ये दो चीज हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। तो देखो हम लोगों ने फॉर्मूला देख लिया था कि डिविजनल एक्सपेक्टेड क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये कैसे कैलकुलेट होगा, डिविजनल एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी ROI। तो फॉर्मूला देख के बताओ कैसे होगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि हम लोग को या तो ऐसा पूछ सकता है, प्रॉफिट दे देगा, डिविजनल प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए बोल सकता है। प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट में क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ सकता है, ये देखो, ये स्ट्रक्चर में भी पता चल रहा है, यहाँ से भी दिख रहा है, नेट प्रॉफिट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रेसिडुअल इनकम। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है यानी नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, तो कैसे होगा, कत डिवाइड होगा, 25,000 by 1,50,000। 25,000 by 1,55,000 चलेगा, लिखिए नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। 25,000 इंटू 100 कर लेंगे ताकि रिटर्न परसेंटेज में आ जाए। 25,000 डिवाइडेड बाय रुपीज 1,50,000 इंटू 100, কত হচ্ছে দেখো, मैम 16.67%। मैंने 16.7%। तो ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकल गया, ये आसान भी है, देखो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम लोग 25,000 प्रॉफिट कमा रहे, कितना पैसा लगा के, 1.5 लाख, तो फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ 1,50,000 25,000 जो है हम लोगों ने अर्न किया है, रिटर्न अर्न किया है, तो परसेंटेज निकाल लिया। नेक्स्ट हमें पूछा था, एक पेन ये नहीं चल सकता, रेसिडुअल इन्वेस्टमेंट,
रेसिडुअल नहीं, रेसिडुअल इनकम, इन्वेस्टमेंट थोड़ी होता है, रेसिडुअल इनकम। रेसिडुअल इनकम पूछा था। डिविजनल एक्सपेक्टेड आरआई, आरआई का मतलब हो जाएगा रेसिडुअल इनकम। रेसिडुअल इनकम का मतलब क्या होता है कि हम लोगों ने जो प्रॉफिट कमाया उससे कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेस करने के बाद भी क्या हम लोग के पास कुछ बचेगा, अगर बचेगा दैट इज द सरप्लस, सरप्लस ओवर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कैसे कैलकुलेट होगा बोलो? 25,000 minus 30,000. 25,000 माइनस 30,000 है, माने 1.5 लाख के ऊपर लागत है हमें। तो ये हो जाएगा डिविजनल प्रॉफिट, ऐसे लिखना पड़ेगा, डिविजनल प्रॉफिट लेस मिनिमम, मतलब ऐसे लिख सकते हैं मिनिमम, ये तो यहाँ पर दिया मैंने जैसे सीखा है वैसे लिख देते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया डिविजनल प्रॉफिट 25,000, कैपिटल एम्प्लॉयड है 1,50,000, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 20%, तो ये हो जाएगा 25,000 माइनस 30,000, और ये नेगेटिव में आंसर आएगा। तो क्या हमारा कोई रेसिडुअल इनकम रह रहा है कि नहीं रह रहा है? যদি নেগেটিভে আসছে তাহলে রেসিডুয়াল ইনকাম হচ্ছে না হচ্ছে না? হচ্ছে না। হচ্ছে না, নেগেটিভ এলো না। আমার 25,000-এর যদি প্রফিটই আর আমার যদি কস্ট অফ ক্যাপিটাল পড়েছে 30,000 টাকা, তাহলে আমার তো উল্টে 5,000 টাকার এখন লসই দেখাচ্ছে, কিছু रिकवरी नहीं সেই রকম। ठीक है, तो फिर ये हो गया हम लोग का 11 नंबर वाला क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं, ये अलग पॉइंट पे, ये बाद में करते हैं, इस पॉइंट पे देखते हैं। हाँ, ट्रांसफर प्राइस कैसे कैलकुलेट होगा, हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 13, a company fixes the interdivisional transfer price for its products on the basis of cost plus an estimated return on investment in its division। ठीक है, हम लोग को बोल रहा है कि एक कंपनी है जो अपना इंटर डिविजनल ट्रांसफर का प्राइस जो है वो डिसाइड करती है कैसे, कॉस्ट प्लस एन एस्टिमेटेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन इट्स डिविजन। मतलब कॉस्ट प्लस प्राइस क्या होगा, प्राइस होगा एस्टिमेटेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उस डिवीजन में जो होगा वो ऐड कर दिया जाएगा। The relevant portion of the budget for the division X for the year 2015-16 is given below। बोल रहा है कि relevant portion of the budget of the division X, division X का relevant कुछ budgeted information हमें दे दिया गया है। क्या दिया गया है? फिक्स्ड एसेट है इनके पास कितने का, 5 लाख का। करेंट एसेट है अदर देन डेटर 3 लाख, डेटर है 2 लाख। एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द डिवीजन 8 लाख, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट 10, बजटेड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन पर ईयर इन यूनिट्स 4 लाख, डिजायर्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 28%। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द ट्रांसफर प्राइस फॉर डिवीजन एक्स। हमें ट्रांसफर प्राइस कैलकुलेट करने बोला है, तो देखो कैसे कैलकुलेट होगा। यहाँ पर लिखते हैं computation of transfer price per unit for division X, particulars amount। अच्छा, तो हम लोग को कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें ट्रांसफर प्राइस जो कैलकुलेट करना है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर प्राइस के लिए हम लोग को कॉस्ट प्लस प्राइस होता है। देखो ट्रांसफर प्राइस कैसे होगा, यहाँ पर हम लोग, मैंने जो नोट लिखवा है वहां पर हम लोग देख सकते हैं, ये देखो कहाँ चला गया, ये रहा, कॉस्ट प्लस प्राइस होना चाहिए हमेशा। ठीक है, कॉस्ट प्लस कुछ एक प्राइस होना चाहिए ट्रांसफर प्राइस का मतलब। अच्छा, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कॉस्ट और ट्रांसफर प्राइस देखते हैं कैसे हो जाएगा। तो कॉस्ट क्या है, यहाँ पर
तो कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट का मतलब वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। हम लोग देखेंगे पहले इस डिपार्टमेंट का टोटल कॉस्ट कितना है, फिर उसमें ऐड करेंगे प्राइस। प्राइस मतलब जो हम लोग का प्रॉफिट होगा, ठीक है। कॉस्ट प्लस प्राइस, तो कॉस्ट का मतलब दोनों कॉस्ट आएगा, फिक्स्ड भी वेरिएबल भी। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, ये नहीं, ये इसमें है, ये इसमें है, हाँ ये वाला 10 रुपीज, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पे दे रखा है 10 रुपीज। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द डिवीजन, ये टोटल में दे रखा है। वैसे टोटल में ही होगा क्योंकि नॉर्मली जो है फिक्स्ड कॉस्ट टोटल में होता है, तो हमें वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट पता चल गया है, ठीक है। अच्छा, कितना यूनिट प्रोडक्शन है इसके बारे में तो कुछ बताया नहीं है, ठीक है। यूनिट तो नहीं बताया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, पहले टोटल कॉस्ट आइडेंटिफाई करें। ম্যাম হ্যাঁ, বলছি ইউনিট বলেছে 4 লাখ। বলেছিল, হ্যাঁ বলেছিল না তো, ওইখানে ল্যাঙ্গুয়েজে বলেছে নাকি? ও এইটা এইটা, আচ্ছা আচ্ছা, 4 লাখ। তাহলে এটা পার ইউনিট কত হয়ে যাবে? এটাও পার ইউনিটে বেরিয়ে যাবে ফিক্সড কস্ট, এটা টোটালে বেরিয়ে যাবে, এটা পাर यूनिट বেরিয়ে যাবে, ঠিক আছে। আমি দুটো কলাম করেই করে নিচ্ছি, কোনো অসুবিধা নেই। यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं अमाउंट और यहाँ पर यूनिट भी कर लेते हैं, ठीक है, दोनों तरह से हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर लिखे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट इसका पर यूनिट हम लोग को पता है, वेरिएबल कॉस्ट का ये वाला, वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट कितना है 10 रुपीज, ठीक है। 10 रुपीज पर यूनिट में होगा, तो टोटल में कितना हो जाएगा, ये कितने यूनिट के लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, 4 लाख यूनिट, तो टोटल में कितना होगा 40 लाख। 40 लाख हो जाएगा, 40 लाख। अच्छा, अब यहाँ पर लिखेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट का है फिक्स्ड कॉस्ट का है ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड 1 2 3 4 1 2 3 4 8 लाख टोटल में लिखेंगे 8 लाख। और अगर यूनिट में निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 2 रुपीज, ठीक है, 2 रुपीज हो जाएगा। अब हम लोग इसका टोटल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल कॉस्ट 12 रुपीज पर यूनिट 48 लाख, ठीक है। अब इसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट, अब इसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट, दैट इज कॉस्ट प्लस प्राइस। और प्रॉफिट कितना लगाना है हम लोग को, प्रॉफिट लगाने के लिए बोला है, यहाँ पर क्वेश्चन में बता दिया है प्रॉफिट कैसे लगाना है, कॉस्ट प्लस एन एस्टिमेटेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन इट्स डिवीजन, ठीक है। तो एस्टिमेटेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, एस्टिमेटेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये वाला है, डिजायर्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किस पे कैलकुलेट होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, कैपिटल, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड बोलो कितना होगा, फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट। ক্যাপিটাল হয়ে যাবে ফিক্সড অ্যাসেট, কারেন্ট অ্যাসেট, আদার দেন ডেটার বলেছে, তাহলে ডেটারটাও ইনক্লুড হবে। কারেন্ট অ্যাসেটে ডেটার থাকলে আর ইনক্লুড করতে হতো না, কিন্তু বলে দিয়েছে না, তাহলে তো নিতে হবে। ডেটারও তো আমার আমার कैपिटल एम्प्लॉयड কিভাবে বেরোবে, निता है ना दूसरे ये देखो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे होगा, अगर ये एसेट है, इधर क्या होता है टोटल लाइबिलिटी, इधर होता है टोटल एसेट, तो टोटल एसेट क्या हो जाएगा दिस वन प्लस दिस वन, सॉरी ये वाला नहीं, हाँ हाँ এটা এটা हाँ डेटर ये वाला, ये तीनों होगा क्योंकि ये अदर देन डेटर था, तो इधर 10 लाख हो जाएगा, तो इधर भी कितना हो जाएगा 10 लाख, ठीक है। तो इसका मतलब 10 लाख हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड, तो 10 लाख पे 28%, কত হচ্ছে টোটালে 2,80,000। 2,80,000। আচ্ছা, এটা এটা কিন্তু আমার রিটার্ন হলো না, এটা লাগালে কি আসবে 10 লাখের উপরে 28%, হ্যাঁ ঠিকই আছে, হ্যাঁ কস্ট অফ 2,80,000, হ্যাঁ এটা টোটালি আসবে, টোটাল 2,80,000। এবার এটা পার ইউনিটে বের করে রিটার্নই তো এটা,
ক্যাপিটাল এমপ্লয়েডের উপর আমি রিটার্নটা 28% তো রিটার্নই বলে দিয়েছি, রিটার্ন, তাহলে রিটার্নই, আর এটা পার ইউনিট ডিভাইডেড বাই 4 লাখ, কত হচ্ছে দেখো, 2,80/4 লাখ। কত হচ্ছে 70 পয়সা না, লাখ 80 হচ্ছে। हम्म 0.7 12.7, और ये टोटल करने से हो जाएगा 48 लाख प्लस 2,80,000, 50,80,000, ये हो गया ट्रांसफर प्राइस। ठीक है, ये हो गया ट्रांसफर प्राइस। और ये हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट किया, कौन से मेथड से किया, यहाँ से देख के बताओ कि कौन से मेथड से किया। यहाँ पर हम लोगों ने 3 मेथड लिखा था, एज पर क्वेश्चन, यहाँ पर प्रॉफिट मेथड और गोल कॉन्करेंस। तो ये कौन सा मेथड लग रहा है, कैसे किया हम लोगों ने, ट्रांसफर प्राइस कैसे डिसाइड किया shared profit না, as per given in the question শেয়ার প্রফিটের আলাদা হয়। যেরকম কোশ্চেনে বলেছিল কিভাবে ডিসাইড করতে, কোশ্চেন বলে দিয়েছিল এখানে cost plus and estimated return on investment in its division on the basis of, তাহলে এটা গেল শেয়ার্ড, সরি শেয়ার্ড বলছি, অ্যাকর্ডিং টু দ্য কোয়েশ্চেন, অ্যাকর্ডিং টু দ্য কোয়েশ্চেন হবে শেয়ার প্রফিট নয়। ঠিক আছে, শেয়ার প্রফিটটা করলে বুঝতে পারবে কিরকম হয় এটা। আচ্ছা, এবারে এই কোয়েশ্চেনটা করে দেখো, এটা হচ্ছে এমটিপির কোয়েশ্চেন, এমটিপির এটা 4 মার্কসের এসেছিল, এটা করে আমাকে বলো, সেম টাইপ অফ কোয়েশ্চেন আছে, করে আমাকে ক্যালকুলেট করে বলো। এ কোম্পানি ফিক্সেস দ্য ইন্টার ডিভিশনাল ট্রান্সফার price for its products on the basis of cost plus an estimated return on investment in its division, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन गिवन है, मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द रेलिवेंट पोर्शन ऑफ द बजट फॉर द डिविजन जो फॉर द ईयर 18-19 इज गिवन बिलो, तो हमें रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दे दिया है। सेम ही क्वेश्चन है, यहाँ पर फिक्स्ड एसेट 10 लाख, करंट एसेट अदर देन डेटर 6 लाख, डेटर 4 लाख, तो यहाँ पर टोटल कैपिटल इंप्लॉयड हो जाएगा हम लोगों का 20 लाख। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर बोला है एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द डिवीजन, फिर यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, बजटेड वॉल्यूम फॉर द ईयर पर ईयर यूनिट है 8 लाख, डिजायर्ड रिटर्न 28%, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द ट्रांसफर प्राइस डिवीजन, ट्रांसफर प्राइस फॉर डिवीजन जो। ठीक है, ये हम लोग को कैलकुलेट करने बोला है, तो देखो ये कैसे होगा, सेम तरीके से होगा। एमटीपी computation of transfer price, computation of transfer price per unit for division particulars total per unit, so variable cost, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट है यहाँ पर 10 रुपीज, 10, और कितने यूनिट के लिए 8 लाख, 8 लाख, 8 लाख इंटू 10 80 लाख प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट है यहाँ पर, फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा, ये कहाँ चला गया, एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट 16 लाख,
16 लाख यानी कि ₹2 टोटल कॉस्ट 96 लाख 12 रुपीज पर यूनिट। फिर यहाँ पर ऐड करेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करने बोला है, ये हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड 20 लाख इनटू रिटर्न 28%, ₹5,60,000 ₹7 हो जाएगा। 5,60,000 डिवाइडेड बाई 8 लाख 7 है 0.7। अच्छा तो यहाँ पर हो गया 12.7, ये भी 12.7 ही आया। 96 लाख 5,60,000 101,6,000। अच्छा अगर पर यूनिट का इंफॉर्मेशन नहीं रहता है, टोटल का भी रहता है, तो भी हम लोग पर यूनिट निकाल सकते हैं। कैसे, ये टोटल जो भी आ गया डिवाइडेड बाई 8 लाख करके देखो तो भी सेम आंसर आएगा। ये ठीक लिखा मैंने 10, 16 और 4 0। हाँ डिवाइडेड बाई 8 लाख, ये टोटल से अगर डिवाइडेड बाई 8 लाख करेंगे तो भी हम लोग का 12.7 ही आएगा। अगर इंडिविजुअली हमें नहीं दे रखा है पर यूनिट, बाई चांस अगर टोटल ही दे रखा है और 8 लाख बता रखा है और पूछ रहा है पर यूनिट में बताओ, तो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि पर यूनिट में कितना होगा। तो ये 2 क्वेश्चन सेम टाइप ऑफ ही था और यहाँ पर हो गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में जैसे बोला है हम लोगों ने उसी तरह से किया है। अच्छा अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन करके देख सकते हैं, ये हो गया 13 वाला। अच्छा पहले यहाँ से कर लेते फिर देखते हैं ऐसा टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर है कि नहीं। ये वाला क्वेश्चन करके देखते हैं। यहाँ पर बोला है ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज 2 divisions X and Y. Division Y is mainly engaged in production of an electronic device and division Y packs and labels the product and sells it in the market. ठीक है, तो पहले हम लोग इतना पूरा कर लेते हैं कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका मेनली 2 डिवीजन है, डिवीजन एक्स और वाई। एक्स का काम है प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और वाई का काम है उसे पैक करके लेबल करके मार्केट में बेचना। तो क्वेश्चन को हम लोग समरी बना लेते हैं तब आसान हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा ये क्वेश्चन लेकिन आया हुआ है एग्जाम में दिसंबर 2017 में। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन बना लेते। कंपनी है उसका 2 डिवीजन है, एक है एक्स डिवीजन, एक है वाई डिवीजन। ठीक है, एक्स डिवीजन का काम है प्रोडक्शन करना, प्रोडक्शन, और वाई डिवीजन का काम है लेबल, पैक एंड लेबल्स। बस इतना ही हम लोगों ने पढ़ा, आगे पढ़ते हैं। डिवीजन एक्स जो है वो सप्लाई कर रहा है 25,000 यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट पर मंथ टू वाई फॉर पैकेजिंग एंड लेबलिंग। तो डिवीजन एक्स जो है वो पर मंथ इसको 25,000 पर मंथ सप्लाई करता है। 25,000 पर मंथ, ये क्या है यूनिट में है। ठीक है, यूनिट में पर मंथ सप्लाई करता है पैकेजिंग और लेबलिंग के लिए। डिवीजन एक्स इनकर्स 16 एज द वेरिएबल कॉस्ट फॉर द प्रोडक्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट 8,40,000 पर ईयर। डिवीजन एक्स में जो प्रोडक्शन होता है उसमें खर्चा बता रहा है, बोल रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट इनका हो जाता है पर यूनिट पे 16 रुपए और फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो है 8,40,000 पर ईयर। तो ये वाला नोट डाउन कर लेते हैं। डिवीजन एक्स जो है डिवीजन एक्स जो है इनका वेरिएबल कॉस्ट जो है प्रोडक्शन करते हुए आ जाता है 16 पर यूनिट, और फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो बोल रखा है 8,40,000 पर एनम, क्योंकि पर ईयर बोला है इसका मतलब पर एनम। अच्छा
इसके बाद इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट, इन्होंने फिक्स्ड एसेट पे इन्वेस्ट कर रखा है 9,60,000, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट, ये कौन से डिपार्टमेंट है? एक्स डिपार्टमेंट का ही बात हो रहा है, तो यहाँ पर और भी लिख लेते हैं। फिक्स्ड एसेट में खर्चा कर रखा है 9,60,000। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है? द डिवीजन प्लान टू हैव 12% रिटर्न ऑन फिक्स्ड एसेट एज नॉर्मल प्रॉफिट। इनका कहना है कि हमारा नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग कैसे एस्टिमेट करेंगे? 12% रिटर्न ऑन फिक्स्ड एसेट, ठीक है। तो इनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 12%। ROI, इन्होंने अपना ROI डिसाइड कर रखा है 12%, ठीक है। इन्होंने अपना ROI डिसाइड कर रखा है 12%, और ये 12% है एज अ नॉर्मल प्रॉफिट बोल रहा है। 12% कुछ नहीं बोलने से पर एनम होता है, ये भी पर एनम है। फिर बोल रहा है डिवीजन वाई इनकर स्टेन पर प्रोडक्ट एज वेरिएबल एक्सपेंसेस फॉर पैकेजिंग एंड मार्केटिंग। तो अब वाई का हमें खर्चा पता चला। वाई का खर्चा क्या है? पहला खर्चा है ₹10 वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। ₹10 पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, पैकेजिंग और मार्केटिंग, ठीक है। तो ये पूरा पैरा हम लोगों ने यहाँ पर जो है बना लिया कि क्या क्या बोला हुआ था। फिर पूछा है फाइंड द ट्रांसफर प्राइस पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट दैट डिवीजन एक्स कैन चार्ज फॉर ट्रांसफर टू वाई, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर बोला है कैलकुलेट ट्रांसफर प्राइस पर यूनिट, ट्रांसफर प्राइस पर यूनिट फ्रॉम डिवीजन बाय डिवीजन x टू डिवीजन y। ये हमें कैलकुलेट करके बताना है, ट्रांसफर प्राइस पर यूनिट बाय डिवीजन x टू डिवीजन y, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि कैसे कैलकुलेट होगा। यहाँ पर जैसे अभी हम लोगों ने किया था, यहाँ पर लिखा मैंने टोटल और यहाँ पर लिख दिया पर यूनिट, ठीक है। तो क्या क्या प्राइस रिकवर करेगा? देखो सीधा बात है, ये अपना कॉस्ट तो लेगा ही, कॉस्ट प्लस क्या होता है? प्राइस होता है। पहले कॉस्ट निकाल लेते हैं। कॉस्ट में क्या आएगा? वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट एक्स का कितना है? ये देखो हम लोगों ने लिख रखा है 16 रुपीज पर यूनिट, ठीक है। अब ये कितना यूनिट ट्रांसफर करता है? ये ट्रांसफर करता है 25,000 पर मंथ, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट देखेंगे तब वो लेकिन ईयर में है, तो फिर हमें ये यूनिट भी ईयर में ट्रांसफर कर लेना चाहिए। तो फिर ये कितना यूनिट हो जाएगा? क्योंकि पर मंथ के साथ हम लोग वेरिएबल कॉस्ट अप्लाई कर देंगे, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट तो 8,40,000, ये तो फिक्स्ड होता है ना। इसको तो हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि 8,40,000 का 12 मंथ का है तो पर मंथ का कितना होगा, ऐसे तो नहीं कर सकते। तो हम लोग यूनिट को क्या करेंगे? यूनिट को ईयर में ट्रांसफर करेंगे। तो ये कितना यूनिट हो जाएगा? इन दैट केस 25,000 इंटू 12, 3 लाख, 3 लाख यूनिट हो जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट फिर कितना हो जाएगा? 3 लाख इंटू 16, 48 लाख। अच्छा, फिर ऐड करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट पर एनम ही दे रखा है, पर एनम लिख देते हैं 8,40,000। तो 8,40,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख, 2.8, 2.8। तो यहाँ पर आ जाएगा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हो गया 16, 17, 18.8 और 48 लाख प्लस 8,40,000, 56,40,000। ये आ गया टोटल कॉस्ट, ठीक है। अब इस पे हमें क्या ऐड करना है? प्राइस, यानी कि प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना ऐड हो जाएगा? ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। एक्स कैन चार्ज, ठीक है। तो ये यहाँ पर कितना चार्ज कर सकता है? तो यहाँ पर देखते हैं कितना प्रॉफिट लगा सकता है। हम लोगों ने यहाँ पर क्या क्या इंफॉर्मेशन लिखा था, एक बार चेक करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट देखा था, फिक्स्ड कॉस्ट देखा था, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने डिसाइड ये किया था, देखो इन्होंने, सॉरी ये वाला क्वेश्चन, इन्होंने क्या डिसाइड किया था? डिपार्टमेंट एक्स ने ये डिसाइड किया था कि इनको हमेशा कितना प्रॉफिट कमाना है। यहाँ पर लिखा हुआ था द डिवीजन प्लान्स टू हैव
12% रिटर्न ऑन फिक्स्ड एसेट एज नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो इनको नॉर्मल प्रॉफिट कितना चाहिए, 12% रिटर्न के तौर पे चाहिए। तो इसका मतलब ये लोग कितना प्रॉफिट लगाएंगे, क्योंकि ये तो रूल्स होता है ना कि बाहर वालों से जितना ले रहे हैं इनसे भी उतना ही ले सकते हैं। तो इनका प्रॉफिट अर्न करने का पैटर्न है 12% ऑन फिक्स्ड एसेट्स। तो 12% ऑन फिक्स्ड एसेट, तो यहाँ पर लगाते हैं, कितना हो जाएगा, फिक्स्ड एसेट के वैल्यू पे लगाना पड़ेगा। 12% ऑन फिक्स्ड एसेट कितना था, 9,60,000। इतना इनको प्रॉफिट कमाना है, तो कितना हो जाएगा, 115200, मतलब 1,15,200। ये टोटल में हो गया, डिवाइडेड बाय 8 लाख करने से 8 लाख कितना, डिवाइडेड बाय 3 लाख 0.384 ऐड कर दो, कितना हो रहा है देखो, वही हो जाएगा ट्रांसफर प्राइस पर यूनिट और टोटल 384 और 18.8 19.184। अच्छा, और यहाँ पर टोटल ट्रांसफर प्राइस, तो ये भी हो गया जैसे क्वेश्चन में गिवन है वैसे करना पड़ा हमें। 56,40,000 प्लस 115,200, 57,55,200, 57,55,200 हो गया। पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया। फाइंड द ट्रांसफर प्राइस यूनिट पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट दैट डिवीजन एक्स कैन चार्ज टू ट्रांसफर डिवीजन वाई, दैट इज 19.184। हम लोग टोटल भी निकाल रहे हैं, बट हम लोग को पर यूनिट ही पूछा है इस क्वेश्चन में भी, 19.184। तो टोटल नहीं भी निकालने से चलेगा, और अगर निकालते भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग रख सकते हैं इसको भी। अच्छा, अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला था, व्हाट विल बी द प्रॉफिट ऑफ डिवीजन वाई इफ इट कैन सेल ऑल द प्रोडक्ट इन द मार्केट एट 80 पर यूनिट। तो बताओ कितना होगा प्रॉफिट ऑफ डिवीजन वाई। सेकेंड हो गया कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ ডিভিশন ওয়াই। এটা তুমি করে বলো আমাকে কিভাবে প্রফিট ওয়াই কত প্রফিট আর্ন করবে যদি সমস্ত প্রোডাক্ট 80 রুপিস করে মার্কেটে সেল করে দেয়, তাহলে কত হবে। ম্যাম এটা কি পার মান্থ বের করতে হবে? পার মান্থ তো বের করতে পারো, প্রফিট অফ ডিভিশন বাই ইফ ইট ক্যান্সেল, হ্যাঁ তাও করতে পারো। তুমি পার ইউনিট বের করে দাও, পার ইউনিট বের করে পার মান্থ তো বেরিয়ে যাবে তাহলে, আর প্রফিট পার ইউনিট বের করলে পার মান্থ আর পার ইয়ার সবই বেরিয়ে যাবে। তুমি আগে পার ইউনিট বের করো, তাহলে আমরা পার মান্থ পার ইয়ার দুটোই করতে পারি। $50.816। হ্যাঁ 50.186 না, না ম্যাম 816। তাহলে কিছু হয়েছে ওখানে। ও তুমি মানে যে ट्रांसफर यूनिट प्राइसটা দাওনি, আচ্ছা দাঁড়াও বলে দিচ্ছি। अच्छा देखो इसमें क्या होगा, पहले हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस। अगर पर यूनिट कैलकुलेट करना है तो प्रॉफिट कैसे करेंगे, सेल माइनस कॉस्ट। तो ये अगर सेल करता है तो कितने में करता है, आउटर में बेच देता है तो कितने में बेचेगा, 80 रुपीज पर यूनिट करके, ठीक है। अब यहाँ से कॉस्ट प्लेस करेंगे, तो इसका कॉस्ट कौन सा है, क्योंकि ये जो भी ट्रांसफर लेता है एक्स से लेता है, तो एक्स जितने में सेल करेगा वही इसका कॉस्ट प्राइस होगा। तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 184। ট্রান্সফার বাদ দিই। নিয়েছো, তাহলে আমার তো অন্য এসছে, আমি দেখে নিচ্ছি ভুল এসছে নাকি আমার। এটাকে কি বলবো, এটা বলবো ট্রান্সফার প্রাইস ইনপুট 19.184। আরেকটা লেস হবে না, আরেকটা কি লেস হবে, ভেরিয়েবল কস্টটা, এটাও তো লেস করতে হবে, নিজের যেটা খরচাটা লাগাচ্ছে। হ্যাঁ ম্যাম ওটাও বাদ দিয়েছিলাম। আচ্ছা, তাহলে বোধহয় আমি মাইনাসটা ভুল করেছি, হতে পারে। 80 মাইনাস এটা হয়ে গেল 70, 70 মাইনাস 19.184,
হ্যাঁ তাই আসছে, আমি ভুল করেছি, ওটা 0.816 এর জায়গায় 186 লিখে দিয়েছি। अच्छा हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रॉफिट पर यूनिट। ठीक है, ये हो जाएगा प्रॉफिट पर यूनिट। तो कैसे निकालना है हमें, सेल और माइनस कॉस्ट। तो इसका वेरिएबल कॉस्ट खुद का था, प्लस जो कॉस्ट पे ये एक्स डिवीजन से ट्रांसफर ले रहा था वो भी इसका कॉस्ट था, तो लेस कर दिया हम लोगों ने, प्रॉफिट पर यूनिट आ गया। अब हम लोग निकाल सकते हैं कि एनुअल प्रॉफिट भी और मंथली प्रॉफिट भी दोनों ही निकाल लेंगे, कुछ तो बोला नहीं है। मंथली प्रॉफिट कितना हो जाएगा और एनुअल, एनुअल प्रॉफिट तो 3 लाख यूनिट के ऊपर होगा, 3 लाख, और ये हो जाएगा 25,000 के ऊपर। अगर मंथली निकालेंगे तो 25,000 और एक हो जाएगा 3 लाख। 25,000 इंटू 50.186 और 3 लाख इंटू 50 पॉइंट सॉरी 816 और सी 186 816 15 lakh 24,000 ना 1 करोड़ 52 lakh 44,800 1 करोड़ 52 lakh 44,800 और ये वाला हो जाएगा 1 करोड़ ना 12 lakh 70,400 मंथली प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अच्छा फिर नेक्स्ट बोला था इफ डिवीजन वाई कैन सेल ओनली 15,000 यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट पर मंथ एंड आस्क डिवीजन एक्स टू सप्लाई ओनली 15,000 यूनिट, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द ट्रांसफर प्राइस एंड द प्रॉफिट ऑफ द डिवीजन। मतलब हम लोग को सेम तरीके से क्वेश्चन को करना पड़ेगा, लेकिन 15,000 यूनिट लेके पूरा का पूरा सेम कैलकुलेशन वैसे ही करना पड़ेगा। बोला है कि अगर डिवीजन वाई सिर्फ 15,000 यूनिट ही बेच पाएगा पर मंथ, तो डिवीजन एक्स को भी बोल रहा है 15,000 ही भेजो ट्रांसफर करने के, मतलब 15,000 यूनिट ही मुझे सप्लाई देना, तो फिर ट्रांसफर प्राइस कितना होगा। तो पूरा सेम क्वेश्चन फिर से सेम प्रोसेस में करेंगे, लेकिन अभी हम लोग 15,000 यूनिट लेके करेंगे। तो कैलकुलेट करके बताओ कितना होगा। ম্যাম খালি ওয়াই এরটাই তো ক্যালকুলেট করতে হবে। বাইরে দুটো জিনিস ক্যালকুলেট করতে হবে, ট্রান্সফার প্রাইসটাও তো ক্যালকুলেট করতে হবে, নাহলে তো প্রফিট ক্যালকুলেট করতে পারবে না। তো ট্রান্সফার প্রাইস ক্যালকুলেট করা মানে তো দু ক্ষেত্রেই হলো, একজন নিচ্ছে আর একজন বেচছে, তাই না। ट्रांसफर प्राइस बाय एक्स डिवीजन टू वाई, এই সেম প্রসেসটাই দ্বিতীয়বারও করতে হবে না, নাহলে আমরা ট্রান্সফার প্রাইসটা বের করতে পারবো না। এটা ট্রান্সফার প্রাইসটা বের করবো, শুধু এবারে यूनिटটা আলাদা। अच्छा यहाँ पर लिखेंगे वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट 60 पर यूनिट टोटल। यूनिट कितने के लिए हो जाएगा 15,000 इंटू 12, यहाँ पर लिख देते हैं 15,000 इंटू 12 यानी कि 1,80,000। अभी ये क्वेश्चन 1,80,000 के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 16 इंटू 1,80,000 28,80,000 फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो हम लोग का हो जाएगा, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट 15,000 यूनिट के लिए हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर कितना बताया था फिक्स्ड कॉस्ट हम लोगों को 8,40,000 फिक्स्ड कॉस्ट तो टोटल में चेंज नहीं होगा, लेकिन जब हम लोग इसका पर यूनिट निकालेंगे तब जरूर चेंज होगा, है ना, क्योंकि हम लोगों को पर यूनिट पे करने बोला है ना। तो 8,40,000 का पर यूनिट बेसिस पे टोटल में चेंज नहीं होगा, लेकिन यूनिट अगर चेंज हो जाएगा तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट में चेंज हो सकता है, वेरिएबल कॉस्ट तो पर यूनिट में नहीं चेंज होगा ना। तो यहाँ पर ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो आ रहा है 4.666 यानी 4.67 4.67 आ गया। तो इसका टोटल करने से ये हो गया 20.67 और ये हो जाएगा 28,80,000, मतलब 28.8 प्लस 8.4 37.2 37,20,000 टोटल
कॉस्ट। प्रॉफिट प्रॉफिट हो जाएगा 9,60,000 जो फिक्स्ड एसेट था उस पे 12%। इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, फिक्स्ड एसेट उतना ही था। 115200 डिवाइडेड बाय 1,80,000 0.64 प्लस 20.67 21.31 37,20,000 प्लस 115200 तो ये हो गया 38,35,200 38,35,200। तो ये हम लोग का निकल के आ गया ट्रांसफर प्राइस पर यूनिट और टोटल। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है प्रॉफिट डिवीजन वाइज प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? सेलिंग प्राइस में तो कोई चेंज नहीं है, उतना ही बोला है 80 लेस करेंगे ट्रांसफर इनपुट प्राइस 21.31 लेस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट 10 मतलब 70 माइनस 21.31 70 माइनस 21.31 तो ये हो गया 48.69 प्रॉफिट पर यूनिट। और यहाँ पर हो जाएगा टोटल प्रॉफिट पर मंथ, टोटल प्रॉफिट पर एनुअल। पर मंथ हो जाएगा 15,000 इंटू 48.69 और 1,80,000 इंटू 48.69 चेक कर लेते हैं। 17 এটা কত আসছে 48.69 তো 730,350 এটা কত চলে আসবে 1,80,000 इंटू 48.69 तो ये कुछ ऐसे आ रहा है 87,64,200 87,64,200 ये ईयरली आ गया। अच्छा अब क्या बोला है थर्ड नंबर यहाँ पर नहीं, ये तो बता दिया। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द ट्रांसफर प्राइस एंड द प्रॉफिट ऑफ द डिवीजन। तो फिर इफेक्ट क्या है? डिवीजन एक्स का तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। डिवीजन एक्स का ट्रांसफर प्राइस जो है 21.31 और यहाँ पर ट्रांसफर प्राइस कितना आया था? डिवीजन एक्स के लिए ट्रांसफर प्राइस आया था 19.184। अच्छा इनको तो प्रॉफिट हो रहा है और इनका प्रॉफिट रिड्यूस हो जा रहा है। ठीक है ये देखो डिवीजन एक्स का प्रॉफिट जो है वो जैसा आ रहा था वैसा ही आ रहा है, शायद देख लेते हैं। ट्रांसफर प्राइस 57, 55, 200 ना এটার এই ট্রান্সফার প্রাইসে কি কি নিচে ভেরিয়েবল কস্ট ফিক্সড কস্টটা চেঞ্জেস হয়ে গেছে। ভেরিয়েবল কস্ট কত হলো? ট্রান্সফার প্রাইসটা 19.184 আর এটা আসছে 21.31 তাহলে এর প্রফিটটা বেড়েছে है না। এ কম ট্রান্সফার করলেও এর ট্রান্সফার প্রাইসটা বেড়ে গেছে, এর প্রফিটটা 0.64 করে অ্যাপ্লাই, প্রফিটটা ওটাই থাকছে। अच्छा देखो यहाँ पर क्या है, हमें पूछा है प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो प्रॉफिट इसका 0.64 था और 1,15,200 था। यहाँ पर भी उतना ही था प्रॉफिट। यहाँ पर था हम लोग का 12% और 9,60,000 এটা কি আমি লিখে দিয়েছিলাম? ম্যাম প্রফিট পার ইউনিট যেটা সেটা বেড়েছে আর টোটালটা সেম আছে। হ্যাঁ টোটালটা সেম আছে না, পার ইউনিটটা বেড়ে গেছে, পার ইউনিটটা বেড়ে গেল। ও আচ্ছা ডিভাইড করার জন্য, হ্যাঁ টোটালে সেম আছে তাহলে ওইভাবেই লিখতে হবে, টোটালটাই লিখে দেখাতে হবে টোটালটা।
पहले लिखे दीजिएगा ना, डिवीजन एक्स प्रॉफिट इन टोटल remain same, but profit of division y का क्या हुआ, कम हुआ कि ज्यादा हुआ? यहाँ पर है 87,64,200, यहाँ पर कितना था 1 करोड़, तो कम हो गया है, कम हो गया है। प्रॉफिट ऑफ डिवीजन y इज रिड्यूस्ड बाय रुपीस, कितने से यहाँ पर माइनस हो जाएगा 87,64,200, और ये था 1,52,44,800 माइनस करना पड़ेगा, 1,52,44,800। 87,64,200 64,80,600, ये रिड्यूस हो गया है। एक्स का प्रॉफिट टोटल में वैसा ही है, बट इसका प्रॉफिट अगर हम लोग देखें तो टोटल में हो गया है रिड्यूस। बस इतना ही लिखना था। क्वेश्चन में ये पूछा था कि क्या इफेक्ट आया ट्रांसफर प्राइस एंड द प्रॉफिट ऑफ द डिवीजन में। हो गया 14 नंबर। लगा 50 लगा 60 लगा 70 share profit 18 18 वाला हम लोग कर सकते हैं। 18 वाला क्वेश्चन जो है ये हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 18 वाला बता देते हैं, और बस यहाँ तक ही है 18 वाला। ठीक है, और मिडिल वाला दूसरा जो मेथड है दो उस पे है, वो बताएंगे। रुको, ये वाला, ये दो मेथड ये अलग है, पहले हम लोग ये वाला एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये वाला यहाँ पर जो बताया है 18, यहाँ से ही बता देंगे। पीएच लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स टू प्रोडक्ट नेमली BXE एंड DXE। ठीक है, तो पीएच लिमिटेड दो प्रोडक्ट बनाता है, BXE DXE। द कंपनीज इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट इज 2 लाख। फिक्स्ड एसेट में 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है। वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज इक्विवेलेंट टू 3 मंथ्स कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑफ बोथ ऑफ द प्रोडक्ट। और वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो किसके साथ इक्विवेलेंट है? 3 मंथ्स कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑफ बोथ ऑफ द प्रोडक्ट। दोनों प्रोडक्ट का जो कॉस्ट ऑफ सेल्स आता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब कॉस्ट शीट याद करने से पता चलेगा। डायरेक्ट और डायरेक्ट कॉस्ट ऐड करने से प्राइम कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड पे, फैक्ट्री कॉस्ट पे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड होने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उस पे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन लगने से कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स बोथ प्रोडक्ट का जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो उसका 3 मंथ्स का कॉस्ट ऑफ सेल्स से इक्विवेलेंट होगा वर्किंग कैपिटल। द फिक्स्ड कैपिटल हैज बीन फाइनेंस्ड बाय टर्म लोन लेंडिंग इंस्टीट्यूशन एट एन इंटरेस्ट ऑफ 11% पर एनम। मतलब फिक्स्ड कैपिटल जो है वो कोई मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लिया गया है जिन्होंने 11% इंटरेस्ट चार्ज कर रखा है, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल 11% हुआ। अब यहाँ पर बोल रहा है हाफ ऑफ द वर्किंग कैपिटल इज फाइनेंस थ्रू बैंक बोरोइंग कैरिंग इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 19.4%। बोल रहा है कि वर्किंग कैपिटल का जो हाफ है वो फाइनेंस किया गया है थ्रू बैंक बोरोइंग कैरिंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 19.4%। मतलब बैंक से बोरो किया गया है और उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल आया, मतलब इंटरेस्ट 19.4% है। द अदर हाफ ऑफ द वर्किंग कैपिटल बीइंग जनरेटेड थ्रू इंटरनल रिसोर्सेस, और बाकी आधा जो वर्किंग कैपिटल है वो इंटरनल रिसोर्सेस से जो है
जनरेट किया गया है। तो यहाँ पर क्या बताया, पहला बात है यहाँ पर वर्किंग कैपिटल कितना यूज होता है वो एक अमाउंट बताया। कैसे बताया अमाउंट को, कि 2 प्रोडक्ट बनाता है कंपनी, 2 प्रोडक्ट का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो 3 मंथ्स का जितना होगा उसके बराबर वर्किंग कैपिटल यूज किया जाता है। और वर्किंग कैपिटल का रिसोर्सेस कहाँ से लिया गया है, एक हुआ है कि 11% जो है नहीं वो तो फिक्स्ड कैपिटल का है। वर्किंग कैपिटल फाइनेंस किया गया है बैंक बोरोइंग कैरिंग इंटरेस्ट, ठीक है 19.4%, और बाकी आधा जो है जनरेटेड थ्रू इंटरनल रिसोर्सेस, ठीक है ये बता रखा है। अच्छा अब हम लोग इसको ना एक बार लिख लेते हैं, इस पॉइंट को एक बार लिख लेते हैं ताकि याद रह जाए। यहाँ पर क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन जो है, वर्किंग कैपिटल इक्वल है कॉस्ट ऑफ, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑफ BXE प्लस DXE, ठीक है इनटू 3 मंथ्स, ये हमें क्वेश्चन बताया है। और वर्किंग कैपिटल का सोर्सिंग मतलब सोर्स मतलब फंडिंग कहाँ से किया गया है, वर्किंग कैपिटल कहाँ से जुगाड़ किया गया है, ठीक है एक तो हो गया बैंक से, और यहाँ पर एट द रेट ऑफ 11% पर एनम इंटरेस्ट रेट पे, और ये हो गया हाफ, ठीक है वर्किंग कैपिटल का हाफ, और बाकी हाफ जो है वो हो गया है इंटरनल रिसोर्सेस, इसका कुछ बताया नहीं है इंटरनल रिसोर्सेस, अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा। और इनका जो फिक्स्ड कैपिटल है, ये तो वर्किंग हो गया, फिक्स्ड कैपिटल के बारे में क्या बोला है, फिक्स्ड कैपिटल फाइनेंस बाय टर्म लोन जो कि 11% पर एनम लोन लिया गया है फिक्स्ड कैपिटल। और ये फिक्स्ड कैपिटल कितने का है वो हमें अभी तक तो नहीं बताया है। चलो अच्छा अब यहाँ पर देखते हैं अच्छा फिक्स्ड एसेट बताया है 2 लाख, ठीक है और एक इंफॉर्मेशन है फिक्स्ड एसेट 2 लाख बताया है, फिक्स्ड एसेट है 2 लाख। अच्छा आगे पढ़ते हैं। The operating data anticipated for 15-16 का anticipated data मतलब ये आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि प्रोडक्शन हो जाएगा 5000 और यहाँ 10,000 दोनों प्रोडक्ट का। डायरेक्ट मेटेरियल मतलब ये वेरिएबल खर्चा, मेटेरियल है मेटेरियल बी, दो तरह का मेटेरियल है, 4 रुपए पर किलो 2 रुपीज पर किलो, 1-1 किलो चाहिए, इसमें 0.75 इसमें 1 किलो। डायरेक्ट लेबर आवर्स 5 आवर्स और 3 आवर्स। डायरेक्ट वेज रेट भी बता दिया है 2 पर आवर, अगर चाहता तो यहाँ भी बता सकता था, ठीक है 2 पर आवर बोल के तो और भी आसान होता है, यहाँ नीचे बता दिया। फैक्ट्री ओवरहेड आर रिकवर्ड एट 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड डायरेक्ट वेजेस 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस का रिकवर करवाना है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 40% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आर 2 and 3 पर यूनिट मतलब ऑफ BXC एंड DXC, 2 BXC के लिए 3 DXC के लिए। द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू अर्न एंड आफ्टर टैक्स प्रॉफिट ऑफ 12% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब पैट वो होना चाहिए 12% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इनकम टैक्स चल रहा है 50%। हमें क्या प्रिपेयर करना है, कॉस्ट शीट शोइंग द एलिमेंट वाइज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ द बोथ द प्रोडक्ट। पहले तो हमें एक सिंपल चीज बोला है कि कॉस्ट शीट बना दो दोनों प्रोडक्ट का, और हमें क्या करना है उसमें टोटल कॉस्ट दिखाना है, प्रॉफिट दिखाना है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिखाना है। पहले तो ये आसान सा चीज बोला है तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखो कॉस्ट शीट बन जाएगा, कॉस्ट शीट BXE DXE यूनिट टोटल, यूनिट टोटल। पहले आ जाएगा डायरेक्ट मेटेरियल, डायरेक्ट मेटेरियल का देखते हैं क्या क्या यूनिट बता रखा है। यहाँ पर 1 इंटू यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल ए और बी दोनों चाहिए, तो ये दोनों 1-1 किलो चाहिए। देखो ये भी 1 किलो चाहिए, ये भी 1 किलो चाहिए, मतलब यहाँ पर खर्चा हो जाएगा 1 इंटू 4 रुपीज, यहाँ पर 1 इंटू 2 यानी 2 रुपीज, तो टोटल 6 रुपीज मेटेरियल ए और बी मिला के, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख दे मेटेरियल ए और बी दोनों मिला के 6 रुपीज पर यूनिट करके, और टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कितना यूनिट प्रोडक्शन करना हो रहा है उसके ऊपर 5000, ठीक है 5000 के लिए ये कैलकुलेट होगा। तो 5000
इंटू 6, तो ये हो जाएगा 30,000। अच्छा, ये वाला कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर देखते हैं, 2 रुपए इंटू 1, 2 रुपीज, 2 रुपीज इंटू, सॉरी ये वाला कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, ऐसे हो जाएगा। ओ अच्छा, मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया, ये BXC के लिए होगा 4 इंटू 1 और 2 इंटू 1, 6 रुपीज। अच्छा, और ये DXC के लिए होगा 4 इंटू दिस किलो एंड 2 इंटू दिस, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 4 इंटू 0.75, 3 रुपीज, तो 5 रुपीज हो गया। ठीक है, मेटेरियल का, दोनों टाइप ऑफ मेटेरियल का खर्चा 5 रुपीज, और इसका यूनिट है 10,000, तो 50,000। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर टोटल भी बना लेते हैं, एक टोटल का फॉर्म। टोटल हो जाएगा 50 + 30, 80,000। अच्छा, फिर यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर बोला है हम लोग को मेटेरियल के बाद लेबर। डायरेक्ट लेबर कितना हो जाएगा, 2 पर आवर, तो यहाँ पर 5 घंटा 10 रुपए, और यहाँ पर 3 इंटू 2 6 रुपीज, तो 10 और 6। ठीक है, तो 10 इंटू 5 50,000, 6 इंटू 10 60,000, और ये 1,10,000, तो ये हो जाएगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट 16, 80, 11, 1,10,000 और 1,90,000। ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड कितना बोला है, फैक्ट्री ओवरहेड बोला है 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तो 50% यानी 5, तो ये 25,000 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 रुपीज, यानी ये 30,000 हो जाएगा, और ये हो जाएगा यहाँ पर 55,000। अच्छा, ये ऐड करने से आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट ये हो गया 21, 1,05,000, 14, 1,40,000, और ये हो जाएगा 2,45,000। अब नेक्स्ट ऐड हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड, तो ऑफिस ओवरहेड कितना बोला है यहाँ पर, 40% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, तो 40%, तो 21 का 40%, 21 इंटू 40%, 8.4, 8.4 इंटू, ये यूनिट था हम लोग का 5,000 इंटू 5,000, तो ये हो जाएगा 42,000। अच्छा, यहाँ पर 40% यानी 14 का 40%, तो ये हो जाता है 5.6, 5.6 इंटू 10,000, मतलब 56,000, 56,000। हाँ, और ये तो ऐड हो जाएगा 56 और 42, 92, सॉरी 98, तो ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, COP 29.4, 1,47,000, 19.6, 1,96,000, 3,43,000। ठीक है, ये हो गया हम लोग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब ऐड कर देंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 2 and 3 पर यूनिट, 2 and 3, तो ये 2 और ये 3। अच्छा, ये 2 इंटू 5,000 यानी कि 10,000, और ये 3 इंटू 10,000 यानी कि 30,000, और ये हो गया 40,000, 3,83,000। so ये हो जाएगा 31.4, 1,57,000, 22.6, और ये 2,26,000, 2,26,000। ठीक है, ये हो गया हम लोग का कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स।
अच्छा, अब देखते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट हो गया। हमें बोला था एलिमेंट वाइज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस भी निकालना है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल लिया। अब इनका प्रॉफिट है 12%, 12% करके लगाना है ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, नेक्स्ट पेज में करना पड़ेगा, यहाँ तो जगह नहीं है। कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद प्रॉफिट, प्रॉफिट एज परसेंटेज ऑन